हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये टॉपिक अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना, ठीक है। तो इसलिए आज इस वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना, और जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो साथ के साथ मैं आपको बताते हुए चलूंगी। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो बेसिकली दो तरह के प्रिंसिपल की हम बात करेंगे। एक तो रहेगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, SM का मतलब है यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। सेकेंड रहेगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, ठीक है। ये MGT का मतलब मैनेजमेंट, S का मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ये हमारे किसने दिया है? FW टेलर ने, जिसको कि हम बोलते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर। तो कई बार फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, FW टेलर। तो जो प्रिंसिपल था साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो प्रिंसिपल है वे हमारे FW टेलर ने दिया, आप सभी को पता है। और FW टेलर को ही क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यही हमारा क्या है? फादर है किसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ठीक है। तो जो FW टेलर है, इसने बेसिकली 4 प्रिंसिपल दिए हैं और कुछ इसने क्या दी है? टेक्निक दी है। सम टेक्निक है जिसके बारे में इन्होंने बताया है। और इसी के साथ ही अगर यहाँ पे बात करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फिर प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और कई बार आपको सुनने में मिलता है जस्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर बात करते हैं जस्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो वहाँ पे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट की। इसको किसने दिया था? इसको दिया था हेनरी फ्योल ने, ठीक है। किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने। और यहाँ पे ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसको किसने दिया था? FW टेलर ने। एस का मतलब समझ तो जाओगे ना, एस का मतलब क्या है यहाँ पे लिख ही देती हूँ, ठीक है। इतना तो भी आप लोगों को पता ही है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो हेनरी फ्योल था, इसने टोटल कितने दिए थे? 14 प्रिंसिपल। जो ये 14 प्रिंसिपल है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो 14 के 14 प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं FW टेलर की। तो देखिए, जो FW टेलर है, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर करके, थ्रू द एक्सपेरिमेंट, जो साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, उनको अप्लाई किया। कहाँ पे? इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की फील्ड में जो साइंटिफिक मेथड है उसको अप्लाई किया गया। तो बेसिकली इसने यही यहाँ पे बोलना चाहा कि भाई कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी न्यू हमें क्या करना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, जब भी कोई भी काम किया जाएगा तो उसके लिए हमें न्यू टेक्निक है उनको हमें यूज करना चाहिए। जो हमारी टेक्निक चली आ रही है हमें उसी पर बेस्ड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जो ट्रेडिशनली जो फॉलो होता आ रहा है हमें वही फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई कुछ नया लेके आने की। तो इसी पर बेस्ड है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो हमारा एक वर्ड है, वर्ड हमारा क्या है? मेंटल। ये भी याद रखना, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये वर्ड भी हमारा कौन लेके आया था? मेंटल रिवॉल्यूशन। ये भी हमारा लेके आया था FW टेलर। तो मेंटल रिवॉल्यूशन मीन्स चेंज इन द साइकोलॉजी। जो हमारे एम्प्लॉइज है और जो हमारी मैनेजमेंट है, उन दोनों का ही जो माइंड है उसको चेंज करना। चेंज कैसे करना? कि भाई एम्प्लॉइज जो मैनेजमेंट है उसको ये सोचना चाहिए कि भाई जो एम्प्लॉइज है उनके बिना वे कुछ भी नहीं है, और ऐसे ही एम्प्लॉइज को भी ये सोचना चाहिए कि मैनेजमेंट के बिना भी वे कुछ नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली मेंटल रिवॉल्यूशन ये लेकर आया, मेंटली चेंज ये लेकर आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ 4 प्रिंसिपल की, जो FW टेलर है इसने 4 प्रिंसिपल दिए। 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक। आगे में अब SM से समझ जाना साइंटिफिक मैनेजमेंट कि 4 प्रिंसिपल इसने कौन कौन से दिए। जो फर्स्ट प्रिंसिपल था रूल ऑफ साइंस नोट थंब, ठीक है। रूल ऑफ साइंस, वैसे मैं चाहूँ तो बिल्कुल शॉर्ट में भी लिख सकती हूँ, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। रूल ऑफ साइंस नोट थंब, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी, यहाँ पे ऐसे करके, रूल ऑफ साइंस नोट थंब, ठीक है। तो ये बेसिकली जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये क्या बोलता है? इसमें जो FW टेलर है ये क्या बोलता है? ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है या फिर ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई हमें जो साइंस है उसको लेके आना चाहिए, हमें जो न्यू मेथड्स है उनको हमें फॉलो करना चाहिए। जो रूल ऑफ थंब है ना उसको हमें हटा देना चाहिए। कैसे? कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई जो चला आ रहा है उसे ही एक्सेप्ट करना। बेसिकली किसको बोलते हैं? रूल ऑफ थंब को बोलते हैं, ठीक है। बल्कि हमें क्या करना चाहिए? रूल ऑफ साइंस लेना है। रूल ऑफ साइंस मीन्स हमें चेंज लेके आना है, न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक हमें लेके आनी है। हमें जितना हो सके कोशिश करनी है कि जो भाई काम है वो जितना हो सके उतना सिंपल हो और जो आउटपुट है वह ज्यादा से ज्यादा मिले। तो सेकंड प्रिंसिपल दिया हार्मोनी वर्सेज या फिर डिस्कॉर्ड, ठीक है। हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड,
तो यहाँ पे बेसिकली जो FW टेलर है ये क्या बोलता है, ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ द इसके अंदर क्या बोलता है, इसके अंदर यही बोलता है कि भाई जो भी काम करेंगे, जो भी एम्प्लॉइज काम करेंगे, उनके बीच में एक सहयोग होना चाहिए, किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए, सभी को मिलकर काम करना है, ठीक है। और फोर्थ है हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे क्या बोलता है कि जब भी एक बिजनेस के अंदर कहीं पे भी जब भी वर्कर काम करेंगे तो उन सभी के बीच में एक कोऑपरेशन होना चाहिए। इंडिविजुअल यहाँ पे गोल की बात करते हैं, आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए, जो एम्प्लॉइज है या मैनेजमेंट है उनका जो लक्ष्य है वो इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, सभी का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि भाई हमें जो बिजनेस है उसके गोल को अचीव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, लेबर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। तो यहीं पे बेसिकली यहाँ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट। यहीं पे जो ये वर्ड था जो मैंने अभी आपको बताया था, मेंटल रिवॉल्यूशन, ये सिचुएशन है, ठीक है, यहीं पे इन्होंने इसको यूज किया था। तो बेसिकली यहाँ पे टेलर का कहना क्या था, टेलर यही कहना चाहता था कि जो लेबर है उसको समझना चाहिए कि दैट इट कैन नॉट प्रोसीड इन इट्स वर्क विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट के एग्जिस्टेंस के बिना वे कुछ नहीं कर सकते। और सेम जो मैनेजमेंट है उसको भी यही समझना चाहिए कि जो मैनेजमेंट की आइडेंटिटी है वो जो लेबर है उनके एग्जिस्टेंस के बिना उनकी भी जो आइडेंटिटी है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे इन्होंने जो साइकोलॉजी चेंज लेके आया, मेंटली चेंज लेके आया, तो ये प्रिंसिपल बेसिकली आपका यही बोलता है। नेक्स्ट है हमारा ये थर्ड प्रिंसिपल, और उसके बाद है फोर्थ प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। ऐसे तो कोई जरूरी नहीं कि भी 4 ही प्रिंसिपल दिए हैं, लेकिन मेन ये मैंने जैसे आपको बताया 4 प्रिंसिपल, वैसे इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे भी प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी इसके अंदर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज, हर एक का एम्प्लॉयज का, हर एक बंदे का, यहाँ पे हर एक पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए। इस तरह से जो भी बिजनेस है उसके अंदर जो भी काम किया जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट की अगर मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करती हूँ, तो देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के उस प्रिंसिपल के भी हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे मेथड्स हमें यूज करने हैं, इस तरह से हमें प्रोडक्शन करना है कि जो मैक्सिमम आउटपुट है वह आपकी प्रोड्यूस हो चुके, ठीक है। तो ये था बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसी के साथ ही यहाँ पे अगर मैं टेक्निक की बात करती हूँ तो कुछ टेक्निक्स थी किसकी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो वे टेक्निक हमारी क्या क्या थी, कि टेक्निक के अंदर क्या क्या बोला गया है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट जो टेक्निक है वो हमारी साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। तो ये बोलता है कि इसके अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स डीप एनालिसिस ऑफ ऑल एक्टिविटीज, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि भी कोई भी आपका काम किया जा रहा है तो उसके अंदर आपको बिल्कुल डीपली एनालिसिस करना है कि भी कौन कौन सी एक्टिविटीज होगी, उनको किस तरह से परफॉर्म करना है। तो कहीं ना कहीं जो वर्क है उसकी साइंटिफिक स्टडी करनी है, साइंटिफिक स्टडी करने के बाद। और इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे जो वर्क है, वर्क स्टडी के लिए 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया कि भाई किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसमें आपको किस किस चीज की स्टडी करनी है। आपको मोशन स्टडी करनी है, उसके बाद आपको मेथड स्टडी आपको करनी है, ठीक है। मेथड स्टडी 4 स्टडी की बात की है टेलर ने। टाइम स्टडी ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। और उसके बाद है फोर्थ आपका फैटिग स्टडी। तो इसमें क्या बोला, मोशन स्टडी के अंदर बेसिकली क्या है कि भी कोई भी आप काम करोगे, कोई भी एक्टिविटीज करते हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उसमें कम से कम मोशन हो, ठीक है। मेथड स्टडी के अंदर आपको चेक करना है कि भी कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा जिससे कम समय में हम ज्यादा आउटपुट गेन कर सके। टाइम स्टडी आपको एक देखना कि भी इस प्रोसेस को करने में, एक्टिविटी करने में कितना टाइम लगेगा, कोशिश करनी चाहिए कि भी और भी टाइम कम लगे। और फैटिग स्टडी का मतलब कि भाई जो हमारे एम्प्लॉइज है, आप सभी को पता ही है कि भी जो एम्प्लॉइज है एक ह्यूमन बीइंग है, तो कहीं ना कहीं थकान उनको भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने बात की। इसी तरह से जो टेक्निक की बात है, जैसे मैंने आपको बताई, फर्स्ट टेक्निक मैंने बताई साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क की। सेकंड जो टेक्निक है वो है साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। तो वही किसी भी काम को आप करते हो तो उसकी आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट रहेंगे, जो भी क्या क्या हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कब करना है, क्यों करना है। तो इस तरह से जो भी आप काम करोगे उसकी एक साइंटिफिक प्लानिंग पहले से ही कर लोगे। थर्ड टेक्निक थी कि भी साइंटिफिक
सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, कि जो वर्कर है उनको साइंटिफिक उनको सिलेक्शन करना, उनको बीच बीच में ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। और यहाँ पे स्पेशली बोला गया था कि भी इसके लिए वर्कर्स के लिए टेलर ने एडवाइस दी थी कि भी एक पर्सनल डिपार्टमेंट की इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए जो स्पेशली किसके लिए काम करेगा, जो वर्कर है उनके लिए काम करेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो टेक्निक थी वो थी आपकी स्टैंडर्डाइजेशन की। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स आप कोई भी काम करोगे उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दीजिए, ठीक है, कि भी इस काम करने के लिए स्टैंडर्ड है, वर्कर को एक दिन में इतना काम करना है। तो इस तरह से इन्होंने बोला। फिफ्थ था आपका डिफरेंट वेज सिस्टम। तो टेलर साहब ने बोला कि भाई जो डिफरेंट वर्कर काम करेंगे तो उनको जो वेज है वह भी डिफरेंट मिलना चाहिए। कैसे? जो जैसा काम करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग वेज देनी चाहिए, ठीक है। और जो सिक्स था स्पेशलाइजेशन कि भी जो वर्क है उसको डिवाइड करना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क जो बोलते हैं, ताकि जो स्पेशलाइजेशन है वो आपका क्या हो सके, गेन हो सके। उसी के साथ था लास्ट आपका मेंटल रिवॉल्यूशन, जो मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही एम्प्लॉयज को भी और मैनेजमेंट को भी ये समझना होगा कि भी एम्प्लॉयज लेबर के बिना जो मैनेजमेंट है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और ऐसे ही मैनेजमेंट के बिना लेबर कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये इन्होंने साइंटिफिक यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कुछ टेक्निक इन्होंने दी, ठीक है। तो इसी के साथ ही यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है FW टेलर के अंदर या प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, आपको एक तो यही कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिए थे, FW टेलर ने दिए थे। इनका फुल नेम क्या है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर है। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। और मेंटल रिवॉल्यूशन ये लेके आए, ठीक है, मेंटल रिवॉल्यूशन ये लेके आए। 4 प्रिंसिपल इन्होंने दिए, इसी के साथ ही कुछ टेक्निक की। और जो मैंने ये अभी आपको 4 ये जो स्टडी बताई है, ये स्टडी ऑफ वर्क है, ठीक है, जो कि आपका ये मोशन स्टडी है, मेथड स्टडी है, टाइम स्टडी है, फैक्टिक स्टडी है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट, या फिर हम उसको बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहो या फिर प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो ये किसने दिए थे, अभी ऊपर आपको मैंने बताया, हेनरी फ्योल ने दिया है ये। और इसमें टोटल आपके कितने प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल है, ठीक है। तो कितने प्रिंसिपल आपके, 14 प्रिंसिपल है। तो अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आपको एटलीस्ट नेम पता होना चाहिए 14 प्रिंसिपल कौन कौन से है। फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि आपके कौन कौन से 14 प्रिंसिपल है। सबसे पहला जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि भाई अगर आप स्पेशलाइजेशन एंजॉय करना चाहते हो, स्पेशलाइजेशन चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वर्क है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, उसका डिवीजन करना पड़ेगा। सेकंड हमारा है अथॉरिटी। देखिए मैं फटाफट ही आपको बताऊंगी, इतना टाइम नहीं है कि मैं भाई बहुत ज्यादा डिटेल में अभी चली जाऊं, ठीक है। और इतना तो आपको भी आइडिया होगा, इतना भी आपको भी पता है। कहीं पे आपको डाउट है, जहां पे लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सेकंड डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसको बोल सकते हैं, सेकंड प्रिंसिपल है थियोलॉजी का। तो ये बोलता है अथॉरिटी मीन्स द पावर टू गिव द ऑर्डर। अथॉरिटी का मतलब क्या कि भी आपके पास पावर है कि भी आप ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है, एंड टू आस्क फॉर द ओबीडियंस, और फिर आपने जो ऑर्डर दिया है उसको फॉलो किया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द सेंस ऑफ ड्यूटीफुलनेस विच इज कोरिलेटेड विद द अथॉरिटी। जिसने आपको ऑर्डर दिया है तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या बनती है कि भाई जो ऑर्डर दिया है उसको आप बिल्कुल अच्छे से उसका पालन करो, ये आपकी क्या बनेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो अथॉरिटी है, इन दोनों के बीच में ही क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, डिवीजन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड हमारा डिसिप्लिन, नाम से ही पता चल रहा है डिसिप्लिन के अंदर हमारे क्या आएगा कि भाई ये जरूरी है कि भाई अगर आप बेसिकली डिसिप्लिन मेंटेन हमारा होना चाहिए कहीं पे भी। ये डिसिप्लिन तो आपका हर जगह है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, तो कहीं पे भी आओ तो डिसिप्लिन हमारा जरूरी है। डिसिप्लिन के बिना तो फिर हमारा जो वर्किंग होगी वो अच्छे से हमारी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो 3 रिक्वायर्स नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द, 3 चीजें हमारी सबसे जरूरी है डिसिप्लिन के लिए। क्या कि अच्छा सुपरवाइजर होना चाहिए, ठीक है, जो एग्रीमेंट अगर आर्गुमेंट वगैरह अगर हो भी तो वो भी हमारे फेयर आर्गुमेंट, क्लियर एंड फेयर आर्गुमेंट होने चाहिए, ठीक है।
और पेनल्टीज वगैरह अगर कुछ भी है तो वही जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे मेन कहने का मतलब क्या कि भी डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना चाहिए। फोर्थ हमारा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हो इस प्रिंसिपल को, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल आपका बेसिकली क्या बोलता है, ये बोलता है कि वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय मस्ट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन इंडिविजुअल, कि भाई एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को ना एक ही से ऑर्डर मिलना चाहिए। ये नहीं है कि भाई एक एम्प्लॉय को 3-4 बंदों से ऑर्डर मिल रहा है, वो किसका फॉलो करेगा, ठीक है, किसकी आज्ञा का पालन करेगा, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि भी एक एम्प्लॉय को एक ही जो सुपीरियर होगा उसी से ऑर्डर मिलना चाहिए। तो जो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए ये बात, क्योंकि मैंने बोला ये आपको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। जो FW टेलर है, ठीक है, FW टेलर है, इन्होंने जो मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन, मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन, ठीक है, इसको क्या कहा है, इसी को कहा है क्या, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, कि भाई हमारा एक बॉस होगा, एक सुपीरियर होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा। मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन टू यूनिटी ऑफ कमांड किसने कहा है, FW टेलर ने। 4 प्रिंसिपल हुए, टोटल हमारे 14 प्रिंसिपल है। अब हम बात करेंगे 5th प्रिंसिपल की, जो कि हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन एंड सेम ऑब्जेक्टिव फॉर होल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर दैट देयर शुड बी वन लीडरशिप एंड वन प्लान, कि भाई पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका एक और आपका जो सेम ऑब्जेक्टिव आपके होने चाहिए। ये नहीं है कि भाई अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, एक गोल आप रखोगे और उस एक गोल के लिए क्या रहेगा, देयर शुड बी वन लीडरशिप, वही एक लीडरशिप रहेगी और वन प्लान रहेगा। ये नहीं कि भी डिफरेंट प्लान है, वही बात आ गई। इससे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपका रिलेटेड है यूनिटी ऑफ कमांड से भी, कि भी एक लीडरशिप रहेगी, एक से आपको जो भी ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है, एक जो सुपरवाइजर होगा, सुपीरियर होगा, उससे आपको ऑर्डर मिलेंगे और यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में सभी जाएंगे। ये नहीं है कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, कोई दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। जो यहाँ पे जो डायरेक्शन रहेगी सभी की सेम रहेगी, मेन जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, गोल रहेंगे, सभी के सेम रहेंगे। तो यहाँ पे जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, तो ये हमारा, अगर यहाँ पे बात करते हैं हम बिजनेस एथिक्स की, इसका ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है क्या, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, ठीक है, बिजनेस, ये याद रखना इस लाइन को भी। नेक्स्ट हमारा 6th प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोलता है कि भी जो भी इंडिविजुअल है या फिर जो भी ग्रुप इंटरेस्ट मस्ट बी सरेंडर टू द जनरल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये नहीं है कि भी एक एम्प्लॉय है, उसका गोल अलग है, वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, वो देख रहा है कि भी उसका फायदा किस में है, चाहे बेशक से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉस हो जाए, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, सबसे ऊपर जो इंटरेस्ट रखना है किसका रहेगा, जनरल इंटरेस्ट रहेगा। तो आपको जो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, ठीक है, उससे वो आपको अलग नहीं करना है, आपका सभी का इंटरेस्ट सेम रहेगा। मेन जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हित होगा तो सभी का उसी में हित रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सब ऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, जो भी इंडिविजुअल है या ग्रुप इंटरेस्ट मस्ट बी सरेंडर टू द जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट आपका 7th प्रिंसिपल, रेम्युनरेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है, तो रेम्युनरेशन प्रिंसिपल के अंदर बेसिकली हमारे क्या आएगा कि जो रेम्युनरेशन रहेगी, जो सैलरी वगैरह रहेगी, शुड बी फेयर एंड सेटिस्फैक्टरी टू बोथ द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉय, ठीक है। तो सभी को एक इक्वल वे में जो जैसा काम करेगा उसके अकॉर्डिंग, और आपको एक फेयर रेम्युनरेशन सभी को मिलनी चाहिए, ठीक है, एक सेटिस्फैक्टरी रेम्युनरेशन, चाहे एम्प्लॉयज है या फिर एम्प्लॉयर है। फिर नेक्स्ट हमारा 8th प्रिंसिपल, जो कि है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन
ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, बाय सेंट्रलाइजेशन देयर इज अ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसमें बेसिकली भी यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भी आपका सेंट्रलाइजेशन भी जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, तभी हमारा जो रिसोर्सेज होंगे उनका क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकेगा। नेक्स्ट है हमारा फिर स्केलर चेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्केलर चेन, स्केलर चेन क्या बोलता है, स्केलर चेन के अंदर बेसिकली हमारा क्या चलता है, इसके अंदर जो इसमें बेसिकली क्या रहेगी, एक चेन हमारी रहेगी, ठीक है, चेन ऑफ सुपीरियर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोवेस्ट रैंक। तो यहाँ पे इस तरह से चलेगा कि भी ए हमारा सुपीरियर है, ए को सी तक मैसेज देना है तो पहले बी को देंगे, फिर बी से कहाँ जाएगा, सी पे की तरफ जाएगा, फिर सी से जो आगे और जाएगा तो फिर डी को, ठीक है, लास्ट अगर डी को देना, तो ये एक चेन में चलेगा, इसको बोलते हैं हम स्केलर चेन, हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो गैंग प्लैंक इज यूज्ड टू प्रिवेंट द स्केलर चेन फ्रॉम द बोगिंग डाउन एक्शन। तो यहाँ पे ना इस स्केलर चेन के अंदर ही आप एक वर्ड याद रखना जो कि है गैंग प्लैंक। तो ये हमारा क्या है, ये एक्सेप्शन है किसका, स्केलर चेन का। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये क्या है, एक्सेप्शन है किसका, स्केलर चेन का। क्योंकि गैंग प्लैंक में हमारा क्या होगा, गैंग प्लैंक के अंदर हमारे बेसिकली जो इंफॉर्मेशन होगी वो डायरेक्ट दे दी जाएगी, ठीक है। स्केलर चेन कैसे चलेगा, ए से ए ने इंफॉर्मेशन बी को दी, बी ने सी को दी, सी ने डी को दी। लेकिन गैंग प्लैंक में क्या होगा, अगर डी को इंफॉर्मेशन देनी है तो जो ए है वो डायरेक्ट किसको दे देगा, ए डायरेक्ट किसको दे देगा, डी को दे देगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा गैंग प्लैंक, ठीक है। तो ये याद रखना, इसके अंदर ये इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। तो हमारे 9 प्रिंसिपल हो चुके हैं। अब हमारा 10th प्रिंसिपल जो कि है ऑर्डर, जो कि है ऑर्डर। तो देखिए ऑर्डर बेसिकली क्या है, इट मीन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग और एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, ठीक है। हर एक चीज है ना जो वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई चीज यहाँ पे पड़ी है, कोई इधर है, फैली हुई है, ठीक है। तो उसका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए हर एक चीज का। इसके साथ ही हमारा 11th हमारा इक्विटी, इक्विटी प्रिंसिपल। इक्विटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई जो सारे के सारे जो लेवल रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के एंड द मैनेजमेंट, तो उन सभी के बीच में एक इक्वल किसी भी तरह का कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो नहीं होना चाहिए। तो इक्विटी का मीन्स इक्वल लेके चलना, ठीक है। जितने भी लेवल रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के तो वे सभी में कोई किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 12th हमारा प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल। तो देखिए ये क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि जो एम्प्लॉइज है, जो एक बिजनेस के अंदर, एक फर्म के अंदर जो भी एम्प्लॉइज है उनकी जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी एम्प्लॉइज बार बार आ रहे हैं और बार बार जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको स्टेबल करके रखना है, उनके वहीं पर अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए उनको, ठीक है। ऐसे बार बार जो अगर आपका जो टेन्योर रहेगा या जो लेबर है वो आती जाती रहेगी तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है उसी का लॉस होगा, ठीक है। बार बार न्यू एम्प्लॉय आएंगे, उनको ट्रेनिंग देना, उनको जो ऑर्गेनाइजेशन उसके माहौल में एडजस्ट करना, जिसमें टाइम लगता है। तो इसलिए जो स्टेबिलिटी रहनी चाहिए ऑफ द टेन्योर ऑफ पर्सोनेल के अंदर, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा इनिशिएटिव, ठीक है। 5th प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव ये हमारा प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई जो इनिशिएटिव ऑफ द पर्सोनेल मस्ट बी एट एवरी लेवल इवन बाय सेक्रीफाइस ऑफ द वैनिटी बाय द मैनेजर्स। यहाँ पे क्या भी पहल करना, इनिशिएटिव का मतलब क्या, पहल करना। तो यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई जो हमारे एम्प्लॉइज है, जो वर्कर है, ठीक है, वे आगे ना आए। अगर उनके पास कुछ आइडियाज है तो उनको भी अपने आइडियाज लेकर आने हैं, उनको पहल करनी है, इनिशिएटिव उनको उठाना है, ठीक है। और इसी के साथ ही लास्ट है स्प्रिट डी कॉर्प्स। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये प्रिंसिपल बोलता है टीम वर्क, कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। ये क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है यूनिटी हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। कि भी टीम वर्क हमारा बहुत ही जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस होना चाहती है, उसके लिए जरूरी है टीम वर्क होना। तो ये था बेसिकली हमारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि किसने दिए थे, हेनरी फ्योल ने। इसी के साथ ही यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए
ये जो हमारा नेक्स्ट है ना, या तो आप ये कर लीजिए, ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे नोट डाउन मैं कर देती हूँ कि 1860 के अंदर जो हमारे फ्यूल थे, ठीक है, फ्यूल जी थे जो, उनकी एज थी 16 ईयर्स एट द एज ऑफ 19, ठीक है, एज द एज ऑफ 19 जो फ्यूल थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था काम करना। एट द एज ऑफ 19 फ्यूल जी ने स्टार्ट किया था काम करना, कहाँ पे, माइनिंग कंपनी के अंदर। एक माइनिंग कंपनी के अंदर इन्होंने 19 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट कर दिया था। और उस कंपनी का नेम क्या है, जो माइनिंग कंपनी है उसका नेम है, ये रहा, यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। ये ना वैसे मैं बता रही हूँ आपको, हो भी सकता है कि भी पूछ भी लिया जाए और ना भी पूछ लिया जाए, फिर भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भी कंपनी का क्या नाम है। काफ़ी बड़ा नेम है ये, फिर भी मैं बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे नेट वगैरह के लेवल के लिए तो है ये इम्पोर्टेंट, हो सकता है कि भाई कई बार इसके अंदर भी पूछ लिया जाए। तो ये कंपनी का नाम है, आप थोड़ा सा आइडिया लगा के इसको याद कर लेना। और एज अ माइनिंग इंजीनियर इन्होंने काम किया था फ्यूल जी ने 1860 में, जब इनकी एज थी 19 साल की। तो ये माइनिंग कंपनी थी, ये कंपनी का नेम गिवन है, इसके अंदर इन्होंने काम किया था, एज अ माइनिंग इंजीनियर इन्होंने काम किया था। और इसी के साथ ही ये यहाँ पे है फ्यूल का। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, टेलर की, तो देखिए जो टेलर है, टेलर ने 1878 में, ठीक है, वे बने थे मशीन शॉप लेबरर, ये बने थे हमारे क्या, मशीन शॉप लेबर बने थे। और जो टेलर है इसने किस कंपनी में काम किया था, ये कंपनी मिडवेल स्टील वर्क, ठीक है। तो ये है टेलर जी की कंपनी का नाम। इसके साथ ही एक छोटा सा और है, ये भी इसी में बता देती हूँ मैं आपको, फिर ये आपका जो मैनेजमेंट रिलेटेड है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए, हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट किया, जनरल मैनेजमेंट किया, और अब हमारा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, ये किसने दिया था, तो नेम आपको लिए बहुत जरूरी है याद रखना, मैक्स वेबर ने, ठीक है, मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को दिया था। ये आपके एक जर्मन साइंटिस्ट थे जो थे मैक्स वेबर, और इन्होंने बोला कि ब्यूरोक्रेसी बेसिकली क्या है, एक हाईली स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मलाइज और इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेड टेपिज्म आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करती हूँ तो मैं इसमें क्या रहेगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क रहेगा, फॉर्मल रूल्स रेगुलेशन, यहाँ पे रेड टेपिज्म आपको देखने को मिलेगा, रूल रेगुलेशन ज्यादा रहेंगे, ठीक है, रूल रेगुलेशन ज्यादा रहेंगे। अच्छा, एक आपको वेल डिफाइंड हियरार्की देखने को मिलेगी कि भाई उसी वे में आपका जो वर्क होगा वो किया जाएगा, एक प्रॉपर फ्लो में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर आएगा। बेसिकली आपको मेन इसके अंदर याद रखना है कि ये किसने दिया था, मैक्स वेबर ने दिया था। देखिए आज की इस वीडियो में हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो कोशिश रहेगी कि कंप्लीट ही करा दूं मैं। जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, डिविडेंड पॉलिसी है, ठीक है, यही है इसके अंदर, कैपिटल बजटिंग है, ये 4 टॉपिक है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में ये भी बताना वीडियो देखने के बाद कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी वह भी बताना, अच्छी ना लगे तो वह भी बताना, ठीक है। और इसी के साथ जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो चुके। फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो आपका जो FM है वो बेसिकली आपका जो डिपेंड करती है, तो किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे जो FM की अगर बात करती हूँ ना, तो मेनली हमारे जो मैनेजर है, जो फाइनेंशियल मैनेजर रहेगा, उसको 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इन 3 डिसीजन है ना, यही आपकी सारी की सारी FM है, ठीक है। तो 3 डिसीजन उसको क्या क्या लेने पड़ेंगे, 3 निर्णय। तो पहला डिसीजन जो रहेगा मैनेजर का यही कि भाई पहले तो वही सोचेगा ना कि भाई जो बिजनेस स्टार्ट हमने जो किया है, तो उसके लिए जो फाइनेंस है, फाइनेंसिंग डिसीजन जिसको भी बोलते हैं, कि जो फाइनेंस है वो हम कहाँ से अरेंज करें, कहाँ से पैसा आए। अब जब पैसा आ जाएगा तो सेकंड डिसीजन क्या रहेगा कि भाई अब मैं इसको कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। तो फिर वह इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाएगा। फिर आपने पैसा भी अरेंज कर लिया, पैसा भी आ गया मैनेजर के पास, उसने उसको इन्वेस्ट भी कर दिया। तो फाइनली अब बाद में हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ रिटर्न आएगी। तो फिर वो रिटर्न है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना कि भाई कितना हम अपने पास रखें, कितना हम उसको एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें। तो बेसिकली 3 डिसीजन होंगे, फाइनेंशिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो जो फाइनेंसिंग डिसीजन है उसके अंदर बेसिकली हम क्या बात करेंगे, एक्वाइजिशन ऑफ द फंड, ठीक है। जो फंड्स है उसको कैसे एक्वायर करें हम,
क्या क्या हमारे सोर्सेज रहेंगे फाइनेंस के। तो देखिए इसके अंदर हमारे क्या क्या, इसके अंदर क्या आएगा हमारा कि भाई हमारे जो सोर्सेज फाइनेंस के क्या रहेंगे। सोर्सेज मीन्स हमें लॉन्ग टर्म से जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हमारे रहेंगे, लॉन्ग टर्म में भी हम भी इक्विटी से पैसा अरेंज करें या फिर प्रेफरेंस शेयर से ले या फिर डिवेंचर से ले, ठीक है, या फिर हमारे पास जो रिटेन अर्निंग है उसी का यूज हम करें। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर यही है कि भाई हम कितना इक्विटी से ले, कितना डेट से हम ले, फिर हमारी उसकी क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगी, लिवरेज वगैरह, ठीक है, ये सब हमारे किसके अंदर आएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। फिर हमने फाइनेंसिंग डिसीजन ले लिया है, ठीक है, कैपिटल हमने देख लिया कि भी कैसे अरेंज करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एलोकेशन ऑफ द फंड्स, जो फंड्स हमारे पास आ चुके हैं उनको एलोकेट कर देंगे। एलोकेट कैसे करेंगे कि भाई जो पैसा आया उसको कहाँ पे लगाए, हम कैपिटल बजटिंग करें या फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करें। कैपिटल बजटिंग मीन्स कि भी जो हमारी एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, उसमें हम पैसा लगाए, कितना पैसा लगाए। और वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि भी जो हमें डे टू डे रनिंग के लिए जो पैसा चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम कितना पैसा रखें। तो ये हम सारा डिसीजन कहाँ पे लेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, ये क्या आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट है या फिर फंड्स है, ठीक है। तो वही जो फंड्स है उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, इसके अंदर हमारी डिविडेंड पॉलिसीज है, थ्योरीज है, कितना हम डिविडेंड दे, कितना हम रिटेन करके रखें, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एप्रोप्रिएशन, ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सॉरी फंड से। तो देखिए अभी अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फाइनेंसिंग डिसीजन हमें लेना है, फंड्स है उसको एक्वायर करना है। उसको एक्वायर करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि भाई हम ये तो देखेंगे ना कि भाई जो हम फंड्स से एक्वायर करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी रहेगी। तो बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपका किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म की बात नहीं करेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे क्या, जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे इक्विटी है, इक्विटी से हम अरेंज कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, रेज कर सकते हैं मनी, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से या फिर रिटेन अर्निंग से। तो जो इक्विटी से अगर हमने रेज किया, ठीक है, इक्विटी से हमने अगर पैसा अरेंज किया तो उस जो इक्विटी की कॉस्ट है, ठीक है, तो वो हमारी कितनी कॉस्ट हमें पड़ेगी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसी को तो बोलते हैं ना। फिर हम देखेंगे कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी निकल के आएगी। तो इक्विटी की जो कॉस्ट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केई से। तो हमारी केई क्या रहेगी, कॉस्ट रहेगी। अगर हम प्रेफरेंस शेयर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केपी से, डिबेंचर को हम केडी से, और रिटेन अर्निंग को हम प्रेजेंट करते हैं किससे, यहाँ पे केआर से, ठीक है। तो ये हमारी कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये जो हमारी, जैसे हमने इक्विटी शेयर से पैसा लिया, प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किए, डिबेंचर हमने इशू किए, तो इन सब से जो हमने पैसा लिया है, ठीक है, तो ये कॉस्ट है, ठीक है। तो इन सब को मिला के हम इसको कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि भी जो कॉस्ट है या जो रेट है, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी हमें डिविडेंड देना पड़ता है, तो वो कॉस्ट तो हुई ना कंपनी के लिए। प्रेफरेंस शेयर को भी एक फिक्स्ड यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा फिक्स्ड रेट से, डिबेंचर को जो इंटरेस्ट मिलेगा एक फिक्स्ड रेट से, तो वो क्या बेसिकली कॉस्ट है। तो जो कॉस्ट या फिर जो रेट है दैट द फर्म पे, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, इन बाहर वालों को, एक तरह से बाहर वाले हुए, इनको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। तो ये याद रखना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ये हमारी कौन सी कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि ये वह रेट है दैट द फर्म हैव टू पे फॉर प्रोक्यूरिंग या एक्वायरिंग द फाइनेंस। को एक्वायर करने के लिए फर्म को कुछ कॉस्ट है जिसकी पेमेंट करनी पड़ती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। केआर को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई अगर जो ये पैसा, अगर हमने जो बिजनेस है उसने अपना खुद की जो रिटेन अर्निंग है अगर उसी को यूज कर लिया, ठीक है, और नहीं तो बिजनेस क्या करता है, अगर यहाँ पे इसको अपने बिजनेस में ही पैसा यूज नहीं करते, हम किसी कहीं बाहर इसको बाहर लगाते तो फिर बाहर हमको कुछ ना कुछ अर्निंग होती। तो इसलिए इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं कि भी हमने खुद का जो पैसा यूज किया। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों, आप सभी को पता है कि भी हमने बाहर ने लगा के इसको अपने ही बिजनेस में यूज कर लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। क्योंकि जो भी आपका नेक्स्ट फॉरगोन ऑल्टरनेटिव है उसको हमारे क्या बोलते हैं, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फिर यहाँ पे दो टाइप ऑफ कॉस्ट है, स्पेसिफिक कॉस्ट और एक होता है आपका कंपोजिट कॉस्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, मीन्स स्पेसिफिक कॉस्ट का मीनिंग क्या है। तो देखिए जो भी हमारी पर्टिकुलर सोर्स की कॉस्ट है, इंडिविजुअली अगर मैं बात करती हूँ, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कॉस्ट। मीन्स अगर मैं सिर्फ बात करूंगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरी क्या स्पेसिफिक कॉस्ट है। अगर मैं बात करूंगी सिर्फ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर की, ठीक है,
डिवेंचर की अगर मैं बात करूंगी तो वो मेरी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक कॉस्ट। लेकिन जब हम इन सभी कॉस्ट को मिला देंगे, उसमें हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ले ली, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस शेयर भी ले लिया, कॉस्ट ऑफ डेट भी ले लिया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी ले, जब सभी को हम मिला देंगे तो वह हमारी क्या कहलाएगी, कंबाइंड कॉस्ट, या फिर उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट कॉस्ट भी बोलते हैं और वेटेड एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। और फिर उस कंबाइंड कॉस्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KO या फिर KW से, ठीक है। और इसी के साथ ही जो कंबाइंड कॉस्ट है या फिर इसको डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, तो उसको इसके अदर नेम भी है, ये नेम भी आप याद रखना। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि भी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वह हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसको बोलते हैं, कंपोजिट कॉस्ट को, ठीक है। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। भी कम से कम जो बिजनेस है ना, बिजनेस ने अगर इतना तो कमाना ही पड़ेगा कि भी जो ये कॉस्ट निकली है ना, इसके इक्वल तो फिर हम पेमेंट कर पाए, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इतना तो रिटर्न हमें चाहिए। हर्डल रेट भी इसको बोलते हैं, टारगेट रेट भी इसको बोलते हैं, कट ऑफ रेट या फिर स्टैंडर्ड रेट भी इसको बोलते हैं, ये इसके अदर नेम है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करती हूँ तो आर डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब जब हमें जो फाइनेंस है उसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है, तो फिर हमें क्या डिसीजन लेना पड़ता है कि भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। फिर आगे हम कैपिटल बजटिंग में बात करेंगे कि भी कैपिटल बजटिंग में अब हमारे पास पैसा तो आ गया है, ठीक है, एक्वाइजेशन ऑफ फंड्स हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, एलोकेशन ऑफ फंड्स करेंगे। तो एलोकेशन ऑफ फंड्स करने के लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि भी कौन सा प्रोजेक्ट है उसमें हम पैसा लगाए, किसमें नहीं लगाए। तो वो किस पर बेस रहेगा, वो डिपेंड करेगा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से सुनना, अ डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, भी हमें डिसीजन लेना है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का। ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करेगा ऑफ द फर्म, जो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या जो कट ऑफ रेट है, ठीक है, या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है, उस पर डिपेंड करेगा। क्यों? द मिनिमम रेट ऑफ विच इज द मिनिमम रेट ऑफ द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर। भाई जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या जो हमारी कट ऑफ है, इसको क्या चाहते हैं जो इन्वेस्टर है, भाई कम से कम हमें इतना रिटर्न तो करना है ना कि भाई जो हमारी कॉस्ट आई है उसको हम पे कर सके, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे ना एक अलग एग्जांपल लेते हैं मैं, बिल्कुल सिंपल सा, इसको ऐसे मत समझना भी। जैसे हमने हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, ये बनती है कि भाई हमें 50,000 रुपये देने पड़ेंगे जो भी हमारे इन्वेस्टर है, जिनसे भी हमने जो इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से उनसे पैसा लिया है। तो अब वैसे थोड़ी ना पैसे देंगे, बदले में उनको भी तो कुछ चाहिए ना। तो हमारा खर्चा आएगा उनका 50,000 रुपये का, ठीक है, अभी 50,000 रुपये देने हमें उनको यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें कब इन्वेस्ट करेंगे, हम तब इन्वेस्ट करेंगे कि भाई जब वो प्रोजेक्ट है ना कम से कम 50,000 की तो रिटर्न दे, क्योंकि तभी तो हमें हमारा कुछ फायदा होगा ना। फायदा तो इसमें है ही नहीं वैसे, क्योंकि 50,000 हमने एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया कि वहां से हमें 50,000 रुपये मिले। अब 50,000 रुपये हमारे ऐसे कैसे चले गए, क्योंकि ये एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न थी जो क्या कौन एक्सपेक्ट कर रहा था, इन्वेस्टर। तो अब हमारा जो किसी भी अगर हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। अगर भाई मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 50,000 है ना, तो कम से कम मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो कम से कम 50,000 की रिटर्न तो मुझे दे। नहीं तो कोशिश तो ये रहेगी ना कि भी हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें भी कम से कम हमें 50 से भी ज्यादा ही मिले, ठीक है, जैसे 60,000 रुपये मिल जाए या 70,000। नहीं तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम तो आपका ये रहेगा कि भी उसके इक्वल हमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है, उसके इक्वल हमें रिटर्न रहे, ठीक है। तो इसलिए डिपेंड करती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करेगा किसी भी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे या जो कैपिटल बजटिंग हम आगे करेंगे तो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। पहले हम देखेंगे कि भी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आई है, फिर हम देखेंगे भी क्या ये प्रोजेक्ट हमें इतना रिटर्न देगा कि भी हमारी जो कॉस्ट कैपिटल है उसके इक्वल रहे, ठीक है। तो देखिए, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अगर हम चाहते हैं हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, अ फर्म मस्ट अर्न अ रेट ऑफ रिटर्न मोर देन इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल आपको लेके बताया था कि भाई 50,000 रुपये की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेकिन अगर हम सिर्फ 50,000 ही कमाएंगे, जो हमें ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से सिर्फ 50,000 रुपये मिलेंगे, तो वहाँ पे जो हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। वहाँ तो भाई जितना कमाया उतना ही वापस कर दिया, तो वहाँ पे प्रॉफिट एक तरह से देखे तो क्या हुआ। लेकिन अगर एक फर्म चाहती है कि उसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, तो उसके लिए जरूरी है कि जो हमारी रेट ऑफ रिटर्न होगी ना, तो वो हमारी क्या होनी चाहिए, मोर देन इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो क्या होनी चाहिए, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे ज्यादा हो, ठीक है। जैसे अभी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी थी, 50,000 थी। तो अब अगर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं तो कम से कम हमारी जो रिटर्न निकल के आए ना 60 या 70,000 आनी चाहिए, तब जाके हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोवाइड्स अ यार्डस्टिक टू मेजर द वर्थ ऑफ अ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल और इज द बेस ऑफ द एक्सेप्ट
रिजेक्ट क्राइटेरिया। तो ये बोलता है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना वो हमारे लिए क्या करती है, वो भी कोई भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी प्रपोजल में, तो हमें देखना पड़ेगा कि भी हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करेगा, और ये हमारा बेस रहेगी एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेस पे तो हम देखेंगे ना कि भी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। कैसे, जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल लिया था, अगर हमें 50,000 चाहिए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी 50,000 हमें चाहिए, ठीक है, और हमने एक प्रोजेक्ट देखा, वहां से तो हमें जो रिटर्न है ना वो सिर्फ 40,000 ही मिल रही है। तो आप बताइए कि आप उस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे? तो हम उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो बेस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही तो बेस हुई ना कि भी किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना। वहीं पे अगर वो प्रोजेक्ट हमें 60,000 रुपए रिटर्न देता, वहीं पे अगर उस प्रोजेक्ट से हमें कितने पैसे रिटर्न मिलती, 60,000, तो फिर उस केस में हम उस प्रोजेक्ट को क्या कर लेते, उसको सिलेक्ट कर लेते, उसको एक्सेप्ट कर लेते। तो हमारा जो मेन बेस हुआ प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का, वो किस पर डिपेंड करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। तो ये है भाई आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना सिर्फ थ्योरेटिकल बेस आपका लिया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ना आपके न्यूमेरिकल है कि भी निकाल के दिखाइए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, फॉर्मूला रहेगा और उसको फिर बाद में आपको निकालनी है। कॉस्ट ऑफ फिर ऐसी प्रेफरेंस शेयर का, आपका डिबेंचर्स का, इन सभी का कॉस्ट ऑफ जो रिटेन अर्निंग है, इन सभी के फॉर्मूले हैं। लेकिन मैंने उनको यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि भी अभी इतना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। या तो किसी ने ये टॉपिक पहले से कर रखा होगा तो उनके लिए फायदा रहेगा कि भी वे थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख सकते हैं। वैसे न्यूमेरिकल मुझे नहीं लगता कि भाई आपके आएंगे भी, ठीक है। आएगा तो ऐसा इस टाइम में आपका आ सकता है, ये जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया ना, तो इसी बेस पे आपका आ सकता है, ठीक है, कि आप मतलब कि थोड़ा थोड़ा ऐसे ही आ जाए कि भी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसको किससे डिनोट करते हैं, या फिर ये पूछ लिया जाए एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसको बोलते हैं, इम्प्लिसिट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भी इतना सफिशिएंट रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मैंने आपको बहुत ही कम कराया, तो फिर भी आप खुद से कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं शायद वैसे करा देती, कराने में तो नहीं था, फिर वही है बहुत टाइम लगता। और बार बार हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को यही बोलती कि भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इतना करेगा, थोड़ा सा हमें आइडिया हो चुका है, थ्योरी बेस हमारा हो चुका है, ठीक है, कि भी यहाँ पे स्पेसिफिक कॉस्ट क्या है, कंपोजिट कॉस्ट क्या है, ओवरऑल कॉस्ट हम किसको कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लेना। और इसके जो ये नोट्स आपको, ये जो पीडीएफ है, ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको फिर अपना रिवाइज भी कर सकते हो। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो एफएम के अंदर है, जो मैनेजर है उसको 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हमारा यही था कि भी हम देखेंगे कि भी हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या रहेंगे, कि भी हम कहाँ से कितना पैसा रेज करें, ठीक है। और बेसिकली इसमें जो इसके अंदर ही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर भी आएगा, वो भी बताऊंगी मैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका बस क्या आ जाएगा, अभी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो निकाल ली, तो अब हम अपना जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार करेंगे कि भी हम इक्विटी से पैसा ले या फिर डिबेंचर से ले। इक्विटी से ले से तो कितना ले और डिबेंचर से ले तो कितना ले, वो भी मैं भी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बता ही देती हूँ। अब हम बात करेंगे हमारा जो है कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए अब हमने देख लिया, ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि भी हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितनी आ सकती है, कि भी इक्विटी से लेंगे तो हमारा इतना पैसा आएगा, डेट से लेंगे तो हमारा इतना आएगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या मिक्सर है किसका, डेट और इक्विटी का, कि भी हमने कितना डिबेंचर से लेना है और कितना इक्विटी से लेना है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को हमें इसका मिक्सर बोलेंगे। वैसे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर है ना आपका ये सारे आ जाएंगे, इक्विटी भी आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर भी आ जाएगा, डिबेंचर भी आ जाएगा और रिटेन अर्निंग भी आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ना कुछ थ्योरीज दी गई है, इनके बेस पे अगर हम बात करते हैं तो इसको हम ये लेके चले सिर्फ डेट और इक्विटी को, जो ये आपकी थ्योरी है ये मैं आपको भी बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए जो कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर बात करती हूँ ना, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपके पहले मैं यही बता देती हूँ, कुछ थ्योरीज है, तो कुछ थ्योरीज तो है रिलेवेंट है और कुछ हमारी इररिलेवेंट है। तो यहाँ पे रिलेवेंट थ्योरीज हमारी क्या बोलती है, वे तो बोलती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा ना, एक कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो क्या करेगा, जो वैल्यू ऑफ फर्म है ना उसको अफेक्ट करता है। लेकिन जो आपकी अलग इररिलेवेंट थ्योरीज है वे क्या बोलती है कि भी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना वो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म उसको अफेक्ट नहीं करता। क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस पर ऐसे ही बनेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई कौन सी थ्योरीज है जो बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर आपका अफेक्ट करेगा, कौन सी थ्योरीज है जो बोलती है कि भी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो वैल्यू ऑफ द फर्म उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो इन बातों को जरूर ध्यान से सुन लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, थ्योरी बेस ही हम अभी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए किसी भी जो अगर हम वैल्यू की बात करते हैं ना,
अगर हम बात करते हैं किसकी, वैल्यू ऑफ द फर्म, एक फर्म की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, दो बेसिक फैक्टर्स है उन पे डिपेंड करती है। एक तो अर्निंग पे डिपेंड करेगी, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करेगी। कैसे, अगर हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी तो हमारी क्या रहेगी, जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो बढ़ेगी। अगर दूसरी बात करती हूँ, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगी तो वहाँ पे भी बेसिकली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारी अर्निंग बढ़ेगी और हमारी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो अर्निंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेस लिया ना, तो जो एक तो हमारी MM अप्रोच है, ठीक है, मोदिग्लानी मिलर अप्रोच है, जिसने लिया है अर्निंग को बेस से। और हमारी 3 अप्रोच है, NI, ठीक है, और हमारी NOI और TA, ठीक है। ये हमारी क्या है, नेट इनकम अप्रोच, और ये हमारी नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, और TA हमारी। तो देखिए, अगर मैं बोलती हूँ तो मैंने क्या बताया आपको, जो MM अप्रोच है वो अर्निंग को लेके चली है, और ये जो 3 अप्रोच है ना, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेके चलिए। कैसे, ऐसे देखिए, अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म अपने आप कम आएगी। समझ रहे हो ना, कॉस्ट बढ़ गई, प्रॉफिट कम है तो भी वैल्यू ऑफ द फर्म अपने आप कम आएगी। कॉस्ट अगर मेरी घट गई और प्रॉफिटेबिलिटी अगर मेरी बढ़ गई तो वैल्यू ऑफ फर्म हमारी अपने आप क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ कॉस्ट का और वैल्यू ऑफ फर्म का जो रिलेशन है ना, वो नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन है किसका, कॉस्ट का और वैल्यू ऑफ द फर्म का। क्यों, देखिए, कॉस्ट बढ़ने से वैल्यू ऑफ फर्म हमारी नीचे जा रही है, कम हो रही है, और कॉस्ट घटने से वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी क्या है, बढ़ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। जो थ्योरी, जब आप इनको थोड़े ध्यान से सुनिए, इन्हीं के बेस पर ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, यहाँ से आपको अच्छे से होगा। तो देखिए, आपको जो बिल्कुल अभी ध्यान से सुनना है, क्या हमारी 2 तरह की थ्योरीज है जो मैंने अभी आपको बताई। एक तो हमारी रिलेवेंट है, एक हमारी इरिलेवेंट है। रिलेवेंट के अंदर हमारी दो थ्योरी आ जाएंगी, ठीक है, ये रही हमारी 2 थ्योरीज, और इरिलेवेंट के अंदर भी हमारी 2 थ्योरीज है, ठीक है। तो जो रिलेवेंट है, रिलेवेंट फिर से बताऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रिलेवेंट थ्योरीज बोलती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा एक कंपनी का, वो अफेक्ट करेगा किसको, वैल्यू ऑफ द फर्म को। ये तो बोलता भी अफेक्ट करेगा कैपिटल स्ट्रक्चर, वैल्यू ऑफ द फर्म को। लेकिन इरिलेवेंट बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो अब रिलेवेंट के अंदर हमारी है नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। तो नेट इनकम अप्रोच बोलती है अफेक्ट करेगा, ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलती है अफेक्ट करेगा। अब आपको जो ध्यान में रखना है क्या, कि भाई ये अप्रोच है, ये किसने दी है, तो नेट इनकम अप्रोच है हमारा, किसने दी है, डेविड डुरांड ने, ठीक है। तो याद रखना, डेविड डुरांड, ठीक है। देयर इज अ रिलेशनशिप, अब ये अप्रोच क्या बोलती है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म, की वैल्यू ऑफ द फर्म और कैपिटल स्ट्रक्चर में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, हायर द डिग्री ऑफ द लिवरेज बेटर इट इज एज द वैल्यू ऑफ द फर्म वुड बी हायर। अगर हम हायर डिग्री ऑफ लिवरेज रखेंगे, लिवरेज का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई जो डेट है ना उसको हम ज्यादा रखेंगे और जो हमारा इक्विटी है उसको कम रखेंगे। डेट हमको क्या रखना है, यहाँ पे ये बेसिकली क्या बता रहा है कि भी डेट आपको ज्यादा रखना है और जो इक्विटी है उसको आपको कम रखना है। तो ये सिचुएशन एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इससे जो वो फर्म रहेगी उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, हाई आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जनरली क्या माना जाता है कि भी जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम रहेगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट आपकी क्या रहती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम। और मैंने आपको ऊपर बताया था कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ द फर्म है, उनमें क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। वही कॉस्ट बढ़ेगी तो वैल्यू कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो इसलिए ये अप्रोच क्या बोलती है कि भाई अगर हायर डिग्री ऑफ लिवरेज है, मीन्स अगर हम डेट का ज्यादा यूज करेंगे और इक्विटी का जो रेशियो कम रखेंगे, कैसे, जैसे हमारा ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भाई 80% आप रखिए डेट और 20% आप रखिए इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ हमारी कैपिटल है वो आएगी, कम आएगी, ठीक है। कॉस्ट हमारी कम आएगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भाई जितना हो सके उतना डेट ज्यादा रखिए। तो वैल्यू ऑफ फर्म हम कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म किसके इक्वल रहेगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ जो हमारा डेट है, ठीक है। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगी, जो भी हमारा EBIT है उसको हम डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ द फर्म से। अब नेक्स्ट जो अप्रोच है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जो कि आपकी इररिलेवेंट अप्रोच है, ये भी हमारी डुरांड ने दी है, ठीक है, डेविड डुरांड ने। तो ये अप्रोच क्या बोलती है, ये बिल्कुल क्या अपोजिट है किसके, NI अप्रोच के, नेट इनकम अप्रोच के। इसको कैसे याद रख सकते हो, अगर वैसे याद ना हो
ये बोलता है ना नोट, ठीक है। तो ये तो बोलता है कि हाँ भैया अफेक्ट करेगी, ये बोलता है नहीं अफेक्ट नहीं करेगी। तो NOI है ना, तो इसको ऐसे याद रख लीजिए, नोट बनता है, NOI एक तरह से नोट बन गया, ठीक है। तो इसमें ये क्या बोलती है, ये थ्योरी बोलती है चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। कि भैया अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे ना, जैसे यहाँ पे क्या था, कैपिटल स्ट्रक्चर था हमारा 80 और 20, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने 60 ये कर दिया और 40 मैंने इक्विटी कर दिया, तो अब जो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म है ना, पहले तो बहुत हाई थी जब 80 और 20 था, अब हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसका बिल्कुल उल्टा कर दूं, अगर यहाँ पे मैंने 40 तो डेट कर दिए और मैंने 60 कर दिया इक्विटी, तो यहाँ पे ये बोलता है कि जो अब वैल्यू ऑफ द फर्म है ना वो डाउन हो जाएगी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ने क्या किया, जो वैल्यू ऑफ फर्म है उसको अफेक्ट किया। लेकिन जो हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है बोलती है अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो जो हमारी मार्केट वैल्यू है फर्म वो हमारी अफेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल रिमेन कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ द फाइनेंसिंग। तो ये अप्रोच बोलती है कि जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, ये तो हमारी ना कांस्टेंट रहती है, चाहे हम कैसे ही मेथड ऑफ फाइनेंसिंग कर ले, कि भी हम चाहे कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर अपना ले, चाहे हम 50-50 कर ले, भी 50 हमारा इक्विटी है, 50 हमारा डिवेंचर है, चाहे हम 60-40 कर ले, मीन्स कि भी 60 हमारा डेट है और 40 हमारा इक्विटी है, चाहे हम 80 और 20 कर ले, लेकिन उसका हमारा इफेक्ट नहीं आएगा किस पर, जो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म है उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। ये कौन बोलती है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। और उसके विपरीत है बिल्कुल हमारी जो मैंने ऊपर बताई, ठीक है। वैसे तो ना इनकी बहुत एक्सप्लेनेशन आगे किस बेस पे इसने ऐसे किया, प्रूव करके भी दिखाएंगे कि भी ये ऐसा होने के बाद ऐसा हो गया, ठीक है, इस वजह से। लेकिन अभी के लिए आप इतना भी याद रखोगे वही काफी है कि भी अप्रोच किसने दी है और बेसिकली ये अप्रोच क्या बोलती है, ठीक है। इनको बाद में कभी डिटेल में भी करेंगे। थर्ड हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी, इसको हम इंटरमीडिएट अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, आपको याद रखनी है किसने दी है, इजरा सोलोमन ने इस अप्रोच को दिया, ट्रेडिशनल अप्रोच को, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, ये जो हमारी NI अप्रोच थी और NOI अप्रोच है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एक तरह से, ठीक है, इनका मिक्सर है। तो ये क्या बोलती है, ये अप्रोच ये बोलती है कि भी जो शुरू में NI ने बोला और जो NOI ने बोला ना, दोनों ही ठीक है। कैसे? ये बोलती है कि पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ द फर्म कैन बी इंक्रीज हो जाएगी इनिशियली, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगी अगर हम डेट यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि भी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो इंक्रीज होगी। वो क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज इंक्रीज डेट। अगर हम डेट इंक्रीज करते गए ना, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनके लिए जो एक फाइनेंशियल रिस्क है ना वो क्रिएट हो जाएगा, और फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट हो गया तो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर्स भी बोलेंगे कि भी हमारी जो कॉस्ट है ना उसको बढ़ाइए, हमें रिस्क हो रहा है कि भी ज्यादा से ज्यादा डेट आ रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से। तो उस केस में फिर जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वह भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इंक्रीज करनी पड़ेगी तो फाइनली जाके कि भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया किस वजह से इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो अपने आप ही सेट ऑफ कर देगी, तो फिर जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपकी सेम हो जाएगी। तो इसलिए इस अप्रोच को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑफ नेट इनकम एंड ये आपकी जो NOI अप्रोच है इसके बीच का, ठीक है। तो इसने दोनों ही को लेके चला, दोनों आपको पता ही है, NI अगर आपको पता है, NOI आपको पता है, तो ये उसका मिक्सर है। तो आप इजीली बता सकते हो भाई ये बोलती है इफेक्ट करेगी, ये बोलती है इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन ये बोलती है कि भी स्टार्टिंग में तो इफेक्ट होगा, स्टार्टिंग में तो भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद हमारी वैल्यू इंक्रीज होनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। फोर्थ हमारी मोदगिलानी एंड मिलर अप्रोच। तो MM अप्रोच भी इसको बोलते हैं। तो ये अप्रोच किसने दी थी भाई, इसका तो नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मोदगिलानी मिलर ने इसको दिया था और इसी का नाम रख दिया MM अप्रोच। अब ये देखिए ये अप्रोच क्या बोलती है, ये अप्रोच भी हमारी क्या है, इररिलेवेंट है। तो इररिलेवेंट क्या बोलती थी कि भी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट नहीं करेगा वैल्यू ऑफ द फर्म को। तो ये अप्रोच भी बेसिकली ये बोलती है कि भी जो एक फर्म है, फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ अ फर्म डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इन अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। ये परफेक्ट कैपिटल मार्केट लेके चली है ये अप्रोच। ये बोलती है कि जो हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन मीन्स जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमें लेके चलना, कि भाई हमें डेट से ले या फिर इक्विटी से ले या कितना ले, तो ये जो हम डिसीजन लेंगे ना एक फर्म का, वो अफेक्ट नहीं करता, डज नॉट अफेक्ट, यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ ना, डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि MM अप्रोच मेंटेन दैट द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द डेट वेटेड इक्विटी मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म।
एमएम अप्रोच ये बोलती है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, जिसको हम एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, वो हमारी डज नॉट चेंज, वो हमारी चेंज नहीं होती। अगर हमने अपने जो डेट है, जो यहाँ पे स्पेशलिस्ट को याद रखिए, जो कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी चेंज लेके आएंगे ना, तो उस चेंज की वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या वैल्यू ऑफ फर्म है वो हमारी चेंज नहीं होगी। ये बोलती है एमएम अप्रोच। ये बेसिकली इसने जो फोकस, इसने जो बोला, इसने बोला है अर्निंग, इसने बोला जो एक वैल्यू ऑफ फर्म है ना वो डिपेंड करती है उसकी अर्निंग पे, ठीक है। एमएम अप्रोच क्या बोलती है कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो किस पे डिपेंड करेगी, अर्निंग पे डिपेंड करेगी, वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर हमारी अर्निंग ज्यादा होगी, ठीक है, वही प्रॉफिटेबिलिटी अगर ज्यादा होगी, अर्निंग ज्यादा होगी, तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी हमारी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर अर्निंग कम होगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई फर्क नहीं पड़ता, एमएम अप्रोच ये बोलता है। और इसने एक आर्बिट्रेज प्रोसेस इसने बताई है, ठीक है। तो उस आर्बिट्रेज प्रोसेस में बेसिकली यही बताया है कि जो अर्निंग है उससे इफेक्ट होगा। आज एक कंपनी की अर्निंग अगर बढ़ गई है, ठीक है, तो इसने बेसिकली क्या बोला है, इसने बोला कि भाई आज एक कंपनी है, उसके जो शेयर्स है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो ज्यादा है, ठीक है, और जो दूसरी कंपनी है उसके जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो हमारी क्या है, कम है, एक के ज्यादा एक के कम है। तो सब क्या सोचेंगे कि भाई जिसके ज्यादा है ना इसके खरीद ले। अब सब इसके खरीदने आ जाएंगे। अब इसके खरीदने आ जाएंगे तो यहाँ पे सप्लाई, एक तरह से जो डिमांड है वो डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके इधर क्या हो चुके हैं हमारे, इस यहाँ पे कहने का मतलब क्या कि भाई एक टाइम बाद क्या होगा, पहले सब इसके खरीद लेंगे, इसके खरीद लेंगे, तो फिर बाद में क्या होगा, इसकी तो वैल्यू हमारी डाउन हो जाएगी और जिसकी कम थी ना उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वापस से वहां पे चले जाएंगे। तो इस तरह से कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे ऐसी आपका ये चेंजिंग आपका होता रहेगा और ये जो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म है वो भी इस तरह से चेंज होती रहेगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो इन्होंने जो पहली जो अप्रोच है, इन्होंने ये कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके चले ना, तो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, ये ना पूरी प्रोसेस है आर्बिट्रेज की प्रोसेस। तो बाद में कभी इसको पूरा अच्छे से डिटेल से एग्जाम्पल के साथ करेंगे। दो कंपनी लेंगे, उनके शेयर्स लेंगे, उसके शेयर्स की वैल्यू ये है, और फिर वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक कंपनी के शेयर्स है उनकी वैल्यू बढ़ गई, तो किस तरह से जो इन्वेस्टर है उन्होंने वहां पे खरीद लिया, वहां पे खरीदने के बाद फिर उनकी वैल्यू डाउन होगी और जिनकी डाउन हो रखी थी फिर उनकी इंक्रीज होगी, ठीक है, वो वहां पे करेंगे। मेन आपको भी यहाँ पे याद रखना है कि जो भी आर्बिट्रेज प्रोसेस है ना वो किससे रिलेटेड है, मोदगिलानी एंड मिलर अप्रोच से। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि भी जो आर्बिट्रेज प्रोसेस है वो आपकी कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है, कौन सी अप्रोच से रिलेटेड है, वो हमारे रिलेटेड है मोदगिलानी एंड मिलर अप्रोच से। तो ये याद रखना, ठीक है। इसी के साथ ही इस अप्रोच की कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन तो हमारी और पहली अप्रोचेज की थी, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो कई बार इन अजम्पशन से जो ये अजम्पशन आपकी गिवन है मोदगिलानी एंड मिलर अप्रोच की, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते, ठीक है, कि जो मोदगिलानी एंड मिलर अप्रोच उसकी कौन कौन सी अजम्पशन थी। उन्होंने परफेक्ट कैपिटल मार्केट लिया, अच्छा, नो रिटेन अर्निंग इन्होंने अज्यूम किया, ना ही कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है, इन्वेस्टर एक्ट रैशनली, डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 100%, अभी हम इसमें रिटेन बिल्कुल नहीं करेंगे, सारा का सारा डिविडेंड दे देंगे, ठीक है। बिजनेस कंसिस्ट ऑफ द सेम लेवल ऑफ द बिजनेस रिस्क। तो ये इसकी सारी की सारी एजम्पशन है, एक बार इनको भी आप देख लेना। तो इसी के साथ ही कैपिटल स्ट्रक्चर भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, देखिए हमने देखा था कि भी जो मैनेजर है उसने 3 डिसीजन लिए, फाइनेंसिंग डिसीजन लिया। फाइनेंसिंग में उसने देखा भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या रहेंगे, मींस भी हम इक्विटी से पैसा ले, प्रेफरेंस शेयर से ले या फिर डिवेंचर से ले। उसके लिए हमें देखनी पड़ेगी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी, कि भी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकाल ली, ठीक है। फिर उसके बेस पे हमने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करेंगे हम, और देखेंगे कि भी हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से अफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। अब ये सारा काम कर लिया हमने, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, हमारे पास फाइनेंस आ चुका है, तो अब हम उसको क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। तो एलोकेट कैसे करेंगे, हम करेंगे कैपिटल बस्टिंग। तो देखिए कैपिटल बस्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है हमारा कैपिटल बस्टिंग। एक तरह से क्या, अब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे कि भी हम देखेंगे कि भी कौन सी एसेट्स में कौन सा प्रोजेक्ट है उसको हम ले, ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें, कौन से को रिजेक्ट करें। तो जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो प्रोजेक्ट हमारे लिए रहेगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और जहाँ से ये लगेगा कि भी हमें रिटर्न बिल्कुल नहीं मिल रही उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो कैपिटल बस्टिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका जो इफेक्ट रहेगा वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ठीक है। इसी के साथ ही अगर हमने एक बार जो डिसीजन ले लिया
वो डिसीजन हमारा क्या बन जाएगा, इरिवर्सिबल। ऐसा नहीं है ना, कैपिटल बस्टिंग में हमने फिक्स्ड एसेट्स है, बेसिकली हमें फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब मैंने 1 करोड़ की मशीनरी खरीद ली है, तो ये मेरा क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। और इसी के साथ ही क्या अब मैं इस डिसीजन को वापस ले सकती हूँ, नहीं यार खरीद ली, अब मैं ये थोड़ी ना सोचूंगी यार मुझे तो खरीदनी नहीं चाहिए थी, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे पैसा लगा लिया तो आपका पैसा गया, मीन्स ये आपका जो डिसीजन है ये क्या आपका इरिवर्सिबल डिसीजन रहेगा, ठीक है। अफेक्ट कर द कैपेसिटी and the strength of the स्ट्रेंथ टू कम्पीट। और लार्ज कमिटमेंट्स ऑफ फंड है, भी बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भी 1 करोड़ की मशीन ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के टाइप्स करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपके 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द फर्म्स एग्जिस्टेंस एंड फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द डिसीजन सिचुएशन। तो पहले बात करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म्स एग्जिस्टेंस की। अगर मैं बात करती हूँ, अगर हमारी बिल्कुल न्यू यूनिट है तो उस टाइम हमें कैपिटल डिसीजन लेना पड़ता है। उस टाइम न्यू अगर हमारी यूनिट है तो फिर तो हमें सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, परचेज करना पड़ेगा जो भी मशीनरी वगैरह सब कुछ है। या फिर अगर हमारी है एग्जिस्टिंग यूनिट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हो सकता है कि हमारे पास ऑलरेडी कोई मशीन है तो भाई उसका रिप्लेसमेंट हमें ये डिसीजन लेना पड़े, भाई चलो इसको इससे रिप्लेस करते हैं, या कुछ मॉडर्नाइजेशन डिसीजन हम वे सब लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 2 डिसीजन होंगे। सेकंड हमारा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिसीजन सिचुएशन, मीन्स कि भाई अब हमें डिसीजन लेना है, जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। तो उस केस में हमारे 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन निकल के आएंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन और कैपिटल राशनिंग डिसीजन। तो ये हमारे क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन की बात करती हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या है, अगर मेरे पास 3 प्रोजेक्ट है ABC, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया ना तो बाकी के प्रोजेक्ट है ना ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने A को सिलेक्ट कर लिया तो फिर B और C है वे अपने आप ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, उनका रिजेक्शन हो जाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन। एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन में क्या है कि भाई मेरे पास A प्रोजेक्ट है, B प्रोजेक्ट है, C प्रोजेक्ट है, D प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे मैं रैंकिंग देखूंगी या ये देखूंगी भी किससे मुझे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। तो यहाँ पे मैं मेरे को जैसे भी A से भी प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है, B से भी मिल रही है, ठीक है। मिल तो मुझे तीनों से रही है, लेकिन A से मुझे सबसे ज्यादा, तो B मैं A को एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन मैं इनको रिजेक्ट नहीं करूंगी। अब मैं देखती हूँ कि मेरी 2nd नंबर पे है ना C से मुझे मिल रही है, तो भी C को भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट हमारे डिसीजन रहेंगे एक दूसरे पे। ये प्रोजेक्ट है ना इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट है, डिपेंड नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्या था, अगर आपने एक बार एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया ना, बाकी सारे के सारे ऑटोमेटिक आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। कैपिटल राशनिंग डिसीजन में क्या होगा कि भी जब हमारे पास फंड्स तो कम है, ठीक है, तो उन फंड्स को एक तरह से हमें एलोकेट करना होगा कि भी किस तरह से एलोकेट करें। जैसे A B C मेरे पास 3 प्रोजेक्ट है, चल यहाँ पे 4 ही प्रोजेक्ट ले लेती हूँ मैं, A B C D। और मेरे पास जो फंड्स है ना, मेरे पास 10 लाख है, तो मैंने देखा कि भी A से तो मुझे 10 लाख की रिटर्न मिल रही है, ठीक है। B से मुझे 5 की, और C से 10 लाख रुपए लगा के, 10 लाख ही रुपए है मेरे पास से, तो 10 अगर मैं लगाऊंगी तो यहाँ से A से तो मुझे 10 ही मिलेंगे, B से मुझे 5 और C से यहाँ पे मुझे 6 मिल जाएंगे, ठीक है। D से मुझे यहाँ पे 8 मिलेंगे। तो अब यहाँ पे कैपिटल राशनिंग करूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल राशनिंग कैसे कर सकती हूँ कि भी जो 10 लाख है ना, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक E और ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे मुझे पैसा लगाना पड़ेगा कम से कम 15 लाख, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि भी जैसे मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो 15 लाख रुपए तो मैं नहीं लगा सकती ना, तो इसको मैं छोड़ दूंगी। इसको मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। अगर मैं इसको नहीं करूंगी तो भाई मैं इन दोनों को कर लूंगी, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे बस 6 है, ठीक है, या यहाँ पे थोड़ा कम कर लूंगी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम राशनिंग करेंगे, फंड्स है ना उसको एलोकेट करेंगे एक से ज्यादा प्रोजेक्ट के अंदर। वो डिपेंड करेगा कि भी कहाँ से हमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से उसको हम बोलते हैं कैपिटल राशनिंग। उसके बाद आता है हमारा मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग के जो मेथड्स है, तो देखिए 2 तरह के मेथड्स है, ट्रेडिशनल मेथड और नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक भी इसको बोलते हैं। मॉडर्न टेक्निक और टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटिंग मेथड भी इसको बोलते हैं, तो नाम आप याद रख लेना। तो ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, या नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो है, इसमें हम बेसिकली टाइम को लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। और इसमें जो टाइम है, टाइम को इसमें कंसिडर किया गया है। तो इसकी अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे हमारे 2 मेथड है, पे बैक पीरियड मेथड या फिर इसको पे आउट और पे ऑफ मेथड भी बोलते हैं, और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है। इसके अंदर हमारे 3 मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो इनकी बात करते हैं, ये हमारे क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पे बैक पीरियड मेथड की। तो पे बैक पीरियड मेथड में इसमें बेसिकली क्या रहेगा, कोई भी प्रोजेक्ट है ना, आप उसको कैसे सिलेक्ट करोगे, हम देखेंगे कि भी वो प्रोजेक्ट है
वो कितने दिन में अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने का मतलब है कि भाई अगर एक प्रोजेक्ट है उसमें मेरे 10 लाख रुपए लगे हैं ना, तो यहाँ पे मैं एक स्टैंडर्ड टाइम देखूंगी, पीरियड देखूंगी, भी ये 10 लाख है मेरे, कब मेरे ये पूरा करके दे देगा, ठीक है। कि भी जैसे एक प्रोजेक्ट है वो 10 लाख रुपए का है, 10 लाख उसमें लगे हैं, और अब उस प्रोडक्ट से हर साल मुझे 2 लाख वापस मिल रहे हैं, 2 लाख का मेरा कैश फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 5 साल के अंदर कंप्लीट कर लेगा वो अपने 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे इस तरह से हमें टाइम देखेंगे और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देंगे कि भाई इस टाइम के अंदर या इससे पहले अगर हमारा जितना हमने पैसा लगाया ना वो हमारा वापस आ गया तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर भाई ज़्यादा टाइम होगा तो फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका बेसिकली जो एक्सेप्टेंस रूल है वो यही है। अगर हमारा जो पे बैक पीरियड है, ठीक है, अगर हमारे पे बैक पीरियड है वो जो स्टैंडर्ड पे बैक है उससे अगर कम है, स्टैंडर्ड से अगर कम है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। कि भाई हमें लगा था कि भाई जो हमने 10 लाख रुपए लगाए ना 5 साल में हमें वापस मिल जाएंगे। वापस मिलने का मतलब क्या है कि भाई जो हमारी रिटर्न होगी, जो हम आगे करेंगे, जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि भी इसका तो जो पे बैक निकल के आया है ना वो निकल के आया कि भी 3 साल में ये अपने पैसे पूरे कर देगा। तो इसका मतलब ये तो हमारे लिए अच्छी बात होगी ना, तो फायदे वाली बात होगी। तो इस प्रोजेक्ट को तो हम बिल्कुल भाग के एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि भाई अगर जो मेरा स्टैंडर्ड था, हम सोच के चले थे कि भाई जो 10 लाख रुपए लगाए ना हमने ये 5 साल के अंदर पूरे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये तो भैया हमारा जो पे बैक पीरियड निकल के आया ये हमारा 7 साल निकल के आया, तो इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली इसका रूल बन जाएगा। पे बैक पीरियड का जो एक्सेप्टेंस रूल रहेगा, अगर हमारा पे बैक लेस देन स्टैंडर्ड टाइम से, स्टैंडर्ड पे बैक से, तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और ज़्यादा है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें भी बेसिकली जो एक्सेप्टेंस रूल रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे ना मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करा रही हूँ, आपको सिर्फ ये एक्सेप्टेंस रूल ही आपको बता देती हूँ। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अभी यहाँ से वैसे मुश्किल ही है क्वेश्चन आना, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो थोड़ा सा आइडिया आप ले लीजिए, थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के अंदर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज डिटरमाइंड एंड द प्रोजेक्ट विच हैज अ हायर रेट ऑफ रिटर्न देन द मिनिमम रेट स्पेसिफाइड बाय द फर्म इज एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या, देखिए यहाँ एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, फिर आप बाद में इसको यहाँ पे रीड कर लेना ये क्या है। ये जो हमारा बोलता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, तो इसमें हम किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, जो फर्म है ना एक मिनिमम रेट है ना उसको स्पेसिफाइड करती है कि भाई जो ये प्रोजेक्ट है ना इससे हमें कम से कम है ना इतना मिलना चाहिए, ठीक है, इतना तो कम से कम, ये तो मिनिमम रेट है। अगर वो प्रोजेक्ट हमें इस मिनिमम रेट से ज़्यादा रिटर्न देगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर इस रेट से कम देगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्रोजेक्ट थे, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी सॉरी। तो देखिए इन्होंने जो कंपनी थी ना, जो फर्म थी, उसने एक स्पेसिफाइड रेट, उन्होंने जो मिनिमम रेट डिसाइड की कि भाई जो प्रोजेक्ट है ना उससे हमें 12% की रिटर्न मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने चेक किया कि भी जो प्रोजेक्ट है ना उससे तो 15% की रिटर्न मिलेगी और प्रोजेक्ट बी से 13% की। तो जो हमारी मिनिमम रेट थी 12%, उससे तो ज़्यादा ही है दोनों की। तो अब हम किसको सिलेक्ट करें, तो ये तो भाई सीधी सी बात अलग से दिखाई दे रही है कि भी प्रोजेक्ट ए हमें ज़्यादा दे रहा प्रोजेक्ट की बी की बजाय, तो हम प्रोजेक्ट ए को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो फर्म में एक कट ऑफ रेट डिसाइड करेगी ना उससे कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा इसका एक्सेप्टेंस रूल है। देखिए इनके बहुत सारे न्यूमेरिकल है, वहाँ पे पूरा क्वेश्चन गिवन हो गया आपको कि भी फाइंड आउट कीजिए पे बैक पीरियड मेथड से, इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट। तो फिर आपको पहले जो भी इसके अंदर भी पे बैक पीरियड है वो सब निकालना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह निकालना पड़ेगा। तो ये सब करने के बाद फिर फाइनली लास्ट में ये डिसीजन रहता है। तो इतना सारा मैंने अभी आपको नहीं कराया, अभी के लिए मैं सिर्फ आपको हल्का हल्का ही करा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। भी नेक्स्ट हमारा मॉडर्न टेक्निक। मॉडर्न टेक्निक के अंदर हमारा है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसमें भी आप डायरेक्ट इसका जो एक्सेप्टेंस रूल देखिए, अगर हमारा एनपीवी है वो मोर देन 0, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अगर एनपीवी है नेट प्रेजेंट वैल्यू मोर देन 0 है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर हमारा एनपीवी लेस देन 0 तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। और अगर बाई चांस हमारा एनपीवी 0 के इक्वल आ गया तो उस केस में हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो उसमें हमारी भाई हमारे हाथ में बात है, मे बी हम चाहे तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं लगता कि भाई नहीं हमें तो थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, 0 से ज़्यादा ही चाहिए, तो फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा प्रोजेक्ट में भी एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं इफ एनपीवी इक्वल टू 0 है। उसके बाद हमारा IRR, ठीक है। तो ये जो है इसका जो एक्सेप्टेंस रूल क्या है, IRR अगर ये हमारे किसके है, ग्रेटर देन के हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या कट ऑफ रेट रहेगी, जैसे इसमें हमारी कट ऑफ रेट थी ऐसे। अगर ये IRR जो हमारा के से ग्रेटर देन है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और उससे कम है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद है, और वही अगर ये हमारा इसके इक्वल है
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। फिर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, तो इसमें भी हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है अगर वो 1 से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और 1 से कम है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, और 1 के इक्वल है पीआई तो इसको हम में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं, और डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। इसमें मेन आपको याद रखना है कि जो 2 टेक्निक है, 2 मेथड्स है मेन कैपिटल बजटिंग के, वे हमारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न। इसमें टाइम वैल्यू को नहीं लेके चलते हैं और इसमें टाइम वैल्यू को लेके चलते हैं। ठीक है, तो टाइम एडजस्टेड इसलिए इसको टाइम एडजस्टेड बोलते हैं कि भी इसमें टाइम को लेके चले हैं, और ट्रेडिशनल में हम नहीं लेके चले। तो यहाँ से ये याद रख लेना कि भी टाइम, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भी टाइम में वैल्यू को किसमें नहीं लेके चले या कंसिडर किया गया है, पे बैक पीरियड में, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में। फिर एक दो यहाँ से उठा के दे दे, फिर आपको बताना होगा MCQ देख के। ठीक है, या टाइम किसको लेके चले हैं तो दोनों यहाँ से दे दे, एक यहाँ से दे दे नेट प्रेजेंट वैल्यू, और एक दे दे आपको नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू में टाइम वैल्यू को कंसीडर किया गया है। तो ये था आपका कैपिटल बजटिंग। अब इसके बाद है आपका डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो जो डिविडेंड की अगर मैं बात करती हूँ, देखिए हमने फाइनेंसिंग डिसीजन ले लिया है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया है, तो अब हम बात करेंगे डिविडेंड डिसीजन की। तो डिविडेंड डिसीजन मीन्स कि भाई जो अब रिटर्न हमारी आई है तो उसका किस तरह से अप्रोप्रिएशन होगा फंड्स का, कितना हम रिटेन करके रखेंगे और कितना एज ए डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए फिर इसको हम करेंगे, अभी कर लेते हैं। चलिए ठीक है, पहले तो सोच रही थी नेक्स्ट वीडियो में करा देती हूँ, चलिए इसको इसी के साथ ही करते हैं। तो देखिए इसको हमने यहाँ से बुक में से ही मैं आपको कराती हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर अभी नोट्स वगैरह तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए ध्यान से देखना, दिख जाएंगे, थोड़ा सा जूम कर लेना अगर आपसे हो तो डिविडेंड के अंदर बेसिकली क्या है, डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है कि भी अ सेटल्ड अप्रोच फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नोन, कि भाई हमने क्या करना है कि जो नेट प्रॉफिट एक कंपनी का हुआ है तो उसमें से क्या करेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द शेयर होल्डर एज ए रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। तो डिविडेंड का मतलब क्या है कि भाई जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है कंपनी के अंदर, अब उस इन्वेस्टमेंट पर उनको कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए, तो जो नेट प्रॉफिट हुआ तो उसका कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया, उनमें जो हमारे शेयर होल्डर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वही हमारे डिविडेंड कहलाएगा। तो बेसिकली जो नेट प्रॉफिट के बाद हमारे 2 पार्ट्स निकल के आएंगे, एक हमारी अर्निंग रहेगी, नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा होगा जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज ए डिविडेंड, और एक हिस्सा होगा हमारा जिसको हम रिटेन करके रखेंगे बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए काइंड्स ऑफ डिविडेंड आप देख लीजिए, या फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड है। काइंड्स ऑफ डिविडेंड की बात करती हूँ तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड है। कैश डिविडेंड नाम से ही पता है, कैश डिविडेंड का मतलब क्या है कि जब हम कैश में पेमेंट करेंगे, मोस्ट कंपनीज पे द डिविडेंड इन कैश, तो मोस्ट कोई कंपनी है वो कैश में पेमेंट करती है। तो वो, और जो कैश डिविडेंड है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कैश बैलेंस विद द कंपनी। अगर कंपनी के पास कैश बैलेंस है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो कैश में पेमेंट करेगा। तो इतना याद रखिए बस, जो कैश डिविडेंड है उस किसको बोलते हैं, जब हम कैश में पेमेंट करते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं स्टॉक डिविडेंड की या फिर बोनस शेयर की भी बात करते हैं, तो स्टॉक डिविडेंड और बोनस शेयर किसको बोलते हैं, जब कंपनी इशू करती है शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट, जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट रादर देन पेइंग द कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड देने की बजाय कंपनी कई बार क्या करती है, अपने जो शेयर होल्डर्स है ना उनको शेयर इशू कर देती है, फ्री में इशू कर देती है, तो उसी को स्टॉक डिविडेंड भी बोल देते हैं और उसी को बोनस शेयर भी बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका जो ये स्टॉक डिविडेंड ये टर्म है, ये मोस्टली कहाँ पे इस टाइप की टर्म यूज की जाती है, कहाँ पे देखने को मिलती है, USA के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही कीजिए। इसके बाद इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ना, इसके बाद है आपका इम्पोर्टेंट है थ्योरीज है। ठीक है, वो मैं डायरेक्ट आपको करा देती हूँ, डिविडेंड पॉलिसी थ्योरीज। तो देखिए यहाँ पे है डिविडेंड पॉलिसीज थ्योरीज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ चॉइस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी को लेकर, तो यहाँ पे भी हमारे वही है, 2 ग्रुप हमारे निकल के आए हैं डिविडेंड पॉलिसी थ्योरीज के अंदर। तो उनमें से 2 कैटेगरी निकल के आई है, 2 ग्रुप निकल के आए हैं। तो एक ग्रुप तो वही है जो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो डिविडेंड डिसीजन है ना वो रिलेवेंट है फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म, के लिए रिलेवेंट है। इन अदर वर्ड्स दीज थ्योरीज आर्ग्यू दैट द चॉइस ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है ये बोलता है कि भाई जो डिविडेंड पॉलिसी है वो वैल्यू ऑफ द फर्म उसको इफेक्ट करती है। और जो ये थ्योरी है इसके अंदर हमारा कौन कौन से आएगा, वोल्टर मॉडल आएगा और हमारा
हमारा गोल्डन मॉडल आएगा। ठीक है, तो वोल्टर मॉडल और गोल्डन मॉडल तो बोलता है कि भी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो इफेक्ट करेगी। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका कि भी कौन सा मॉडल है जो रिलेवेंट है, तो वोल्टर मॉडल और गोल्डन मॉडल है जो कि आपका रिलेवेंट थ्योरी हम इसको बोल सकते हैं, मॉडल बोल सकते हैं। बेसिकली जो क्या बोलते हैं कि भी जो डिविडेंड है वो वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करेगी, सेम ऐसे जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की थी ना, एक रिलेवेंट थ्योरीज थी, वे बोलते थे कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ द फर्म। तो सेम ऐसे ही वोल्टर और गोल्डन बोलते हैं कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो अफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ द फर्म। और दूसरी तरफ हमारा जो सेकंड ग्रुप है वो बोलता है, वो क्या आर्गू करता है कि जो डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म है उसको अफेक्ट नहीं करती। और उसके अंदर हमारा मोदी गिलानी एंड मिलर हाइपोथेसिस वही आ जाएगा। उसमें भी हमारा जो एमएमए प्रोस थी, मोदी गिलानी और मिलर जी थे, उन्होंने बोला था कि इफेक्ट नहीं करता, और डिविडेंड में भी आपका सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन तीनों ही मॉडल की बात करेंगे। तो पहला हमारा वोल्टर मॉडल है। तो वोल्टर मॉडल हमारा बेसिकली ये हमारे क्या बोलता है कि भी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो क्या है, रिलेवेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, वो क्या है, ये बोलता है कि भी वो रिलेवेंट है। तो कैसे है, देखिए कैसे इसने अपनी बात को रखा। तो रिलेवेंट वैल्यू ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू द वोल्डर द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द फर्म एंड इट्स डिविडेंड पॉलिसी आर इंटरलिंक्ड है। कैसे, तो देखिए द मेन प्रोपोजिशन ऑफ द वोल्टर अप्रोच इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग टू फैक्टर। दो फैक्टर लेके चला था हमारा जो वोल्टर अप्रोच है, वो क्या लेके चली थी, इस रिलेशनशिप के बेस पे उन्होंने बताया है कि भाई जो डिविडेंड पॉलिसी है वो किस तरह से अफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ द फर्म को, द रिटर्न ऑफ द फर्म इन्वेस्टमेंट और इट्स इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न। तो एक ये हमारा दो फैक्टर कौन कौन से लेके चला, एक तो लेके चला आर मीन्स इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न, और सेकंड फैक्टर ये क्या लेके चला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आपका की। तो देखिए इसमें इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे बेसिकली इस अप्रोच के अकॉर्डिंग यही बोला गया कि भाई जो रिलेशनशिप है किसके बीच में, बिटवीन द आर और के, वो डिटरमाइन करेगी वैल्यू ऑफ ए फर्म को। ठीक है, या फिर वो डिटरमाइन करेगी कि भाई हमें क्या डिविडेंड पॉलिसी है उसको अपनाना चाहिए, कौन सी डिविडेंड भी हमें डिविडेंड एज ए जो प्रॉफिट है हमारा उसको एज ए डिविडेंड हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या फिर बिजनेस के अंदर रिटेन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोलता है कि फर्म्स रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द, अगर हमारी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, मोर देन है किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द फर्म शुड रिटेन द अर्निंग रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द शेयर होल्डर्स। तो इसने क्या बोला कि भाई अगर रिटर्न है ना जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स के इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न है अगर वो ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो उस केस में फर्म को क्या करना चाहिए, उसको रिटेन करके रखना चाहिए अर्निंग को, उसको जो शेयर होल्डर्स है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। क्यों, इसका रीजन क्या था, दैट द मनी इज अर्निंग मोर प्रॉफिट इन द हैंड्स ऑफ द फर्म देन इट वुड इफ इट वॉज पेड टू द मनी इज अर्निंग शेयर होल्डर्स। तो ये बोलता है कि अगर फर्म के हाथ में पैसा रहेगा ना तो ज़्यादा रिटर्न आएगी। क्यों, यही तो बोला ना कि भाई आर ग्रेटर देन है के ई से, आर ग्रेटर देन के ई मीन से कि भाई अगर पैसा फर्म में रहेगा ना तो फर्म में आर का मतलब क्या, आर का मतलब है कि फर्म की इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा हमें रिटर्न मिल रही है। ठीक है, अगर फर्म ज्यादा कमा रही है और के हमारा कम है, मींस अगर हम उस पैसे को शेयर होल्डर्स के हाथ में दे देंगे ना तो उनके पास इतना पैसा नहीं आएगा जितना कि हम कमा लेंगे। तो इसलिए इससे अच्छा है कि भाई हम पैसे को अपने पास ही रखें, और कहीं ना कहीं अगर जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो कंपनी के पास रहेगा, फर्म के पास रहेगा, तो कहीं ना कहीं फायदा तो शेयर होल्डर्स का भी होगा ना। अगर शेयर होल्डर को वही पैसा हम दे देते, शेयर होल्डर और कहीं उसको इन्वेस्ट करते, वहां पे उसको इतना पैसा नहीं मिलता। देखिए मैं यहाँ पे इसको करके बताती हूँ आपको, एक मिनट रुकना। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसने क्या बोला, अगर आर ग्रेटर देन के है, आर का मतलब क्या, अगर फर्म अपने पास पैसा रखती है ना तो फर्म ज्यादा कमाएगी। कहने का मतलब क्या है कि आर में यहाँ पे मान लेती हूँ 12% और ये के मान लेती हूँ 9%, तो इसका मतलब क्या है, अगर पैसा फर्म के पास है तो फर्म तो कमाएगी 12%, और अगर पैसा हमने किसको दे दिया, शेयर होल्डर्स को दे दिया, तो शेयर होल्डर्स ने क्या किया, उस पैसे को और कहीं जाके इन्वेस्ट किया, और कहीं जाके शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया, तो शेयर होल्डर्स को सिर्फ 9% मिला। तो अब आप ही बताइए कि भाई जो पैसा है, जो हमें जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या फिर उसको रिटेन करना चाहिए। तो यहाँ से आप क्लियरली दिख रहा है कि भी उसको रिटेन कीजिए। इससे अच्छा तो हम उसको जो शेयर होल्डर्स है उसको 3% ज़्यादा देंगे। हम शेयर होल्डर्स हमारे पास पैसा रखेंगे तो 12% कमाएंगे, और अगर वे कहीं बाहर जाएंगे तो 9% कमाएंगे, तो उसको रिटेन करना चाहिए ना। तो यही हमारे ये थ्योरी बोलती है। ठीक है, तो ये क्या बोलती है, तो वोल्टर मॉडल ये बोलता है कि अगर हमारा आर किससे ग्रेटर है, के ई से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, तो हमें रिटेन करना है। और अगर इसका विपरीत है,
अगर हमारा आर क्या है, लेस देन के है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड के रूप में बांट देना चाहिए। कैसे, अगर हमारा आर तो है वही 7% है, ठीक है, और जो के है हमारा क्या 11%। मीन्स अगर कंपनी उस फर्म उस पैसे को अपने पास रखेगी तो सिर्फ 7% की रिटर्न देगी, और अगर उसको शेयर होल्डर को बांट देंगे ना तो शेयर होल्डर उससे 11% कमा लेगा। तो भैया अब तो फायदा है कि उसको हम क्या करें, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो ये थ्योरी बेसिकली यही बोलती है। आर और के का कंसेप्ट है, यहीं पे लिखा ना, 2 फैक्टर लेके चली है, रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मीन्स रिटर्न ऑन फर्म इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट। आपको ये देखने की भी फर्म में पैसा रहेगा तो कितनी कमाई होगी, और अगर शेयर होल्डर्स को दे देंगे तो कितनी कमाई होगी, तो वहां से आप चेक कर लेना। तो जिसके पास ज्यादा कमाई है उसी को देने में फायदा। अगर फर्म के पास है तो फर्म अपने पास ही रखे, उस पैसे को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करे, और अगर लगता है कि भी शेयर होल्डर ज्यादा कमा लेंगे तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो यही इसने बोला है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इन्होंने बेसिकली क्या बोला है, अगर हमारा जो आर है वो ग्रेटर देन है के, ठीक है, मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो ऐसी फर्म्स को क्या कहेंगे, वो ग्रोथ फर्म कहलाती है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये जो एग्जांपल लिया था कि भाई आर 12% है और शेयर होल्डर्स का 9% है, कॉस्ट 9% है, तो ये वाली फर्म है ना, ये कौन सी फर्म है, ये ग्रोथ फर्म कहलाएगी, ठीक है। तो फॉर ग्रोथ फर्म्स के लिए क्या ऑप्टिमम रहेगा, ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी, वुड बी गिवन बाय द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज द 0। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो को क्या कर दो, 0 कर दो, मीन्स दो नहीं, आप बिल्कुल भी मत दो, जो डिविडेंड है उसको बिल्कुल भी मत दो, ठीक है। और सारा का सारा है वुड रिटेन देयर एंटायर अर्निंग, सारी की सारी अर्निंग को आप अपने पास रख लो, और इस तरह से जो फिर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बोलता है। सेकंड मैंने आपको बता दिया, अगर आर कम है तो कम होंगे तो फिर हम सारा का सारा क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। इफ फर्म डज नॉट हैव प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वेयर द आर इज लेस देन के, शेयर होल्डर विल बी बेटर ऑफ इफ द अर्निंग आर पेड आउट टू देम। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जो हमारा डीपी रेशियो रहेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो रहेगा, वो 100% हो जाएगा। लास्टली अगर हमारा आर है किसके इक्वल, के, अभी इतना ही, चाहे हमें फर्म के अंदर रखे उस पैसे को या फिर हम शेयर होल्डर्स को दे दो, ठीक है, कमाएंगे दोनों बराबर। तो उस केस में मैटर ऑफ इंडिफरेंस है, वेयर द अर्निंग आर रिटेन और डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो आप सारा दे दो, नहीं चाहो तो अपने पास भी रख दो, ठीक है। तो ये रहेगा बेसिकली यहाँ पे फॉर सच फर्म देयर इज द नो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी और डीपी रेशियो, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे ना कुछ अजम्पशन गिवन है वोल्टर मॉडल की, तो ये अजम्पशन आप देख लेना। फर्स्ट है कांस्टेंट रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी, रिटर्न है इसको कांस्टेंट लेके चले, ये आर को भी, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। फिर इंटरनल फाइनेंसिंग है, इसका क्या मतलब, रिटेन अर्निंग का मतलब यही है कि भाई हमारा कोई, हमने बाहर से कोई किसी तरह से पैसा नहीं उठाया तो हमारी कोई इशू कॉस्ट नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, 100% पे आउट और या रिटेंशन लेके चले, या तो भाई सारा का सारा हम एज अ डिविडेंड पे कर देंगे या फिर सारा का सारा अपने पास रख लेंगे। कांस्टेंट अर्निंग पर शेयर एंड कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, इसको ज्यूम किया गया। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, इसके अंदर नो टैक्स चीज है, ठीक है। दो ये मैंने यहाँ पे लिख रखे, परफेक्ट कैपिटल मार्केट। और ये था हमारा बेसिकली वोल्टर मॉडल। और इसी के साथ ही नेक्स्ट आपका इनफाइनाइट टाइम द फर्म हैज परपेचुअल वेरी लॉन्ग, ठीक है, हमारे जो फर्म है वो चलती रहेगी। देखिए इनके भी ना आगे फॉर्मूला आ जाए, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ वोल्टर मॉडल का ये फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है कि भाई जो पी है, प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, कैसे निकल के आएगा, P इक्वल टू डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी अपॉन के ई। तो अब यहाँ पे है अभी डी का मतलब क्या है, डिविडेंड पर शेयर, ई का मतलब क्या, अर्निंग पर शेयर, आर का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म इन्वेस्टमेंट, और के ई का मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और कैपिटलाइजेशन रेट। तो यहाँ से हमारे जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो निकल के आएगी, पी का मतलब क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एक तरह से, ठीक है, वो निकल के आएगी ये फॉर्मूला लगा के। तो फिर यहाँ पे देखिए इन्होंने क्वेश्चन भी दे रखा है और इस क्वेश्चन से सोल्व करके बता रखा कि ग्रोथ फर्म है, अगर हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट की रिटर्न है वो ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो उसको ग्रोथ फर्म कहेंगे। और अगर हमारी इक्वल है तो उसको नॉर्मल फर्म कहेंगे। और अगर हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट की वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो वह हमारी कौन सी फर्म कहलाएगी, डिक्लाइनिंग फर्म कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने प्राइस निकाल के भी दिखाया, यहाँ पे फिर इन्होंने ले रखा कि भी देखिए जो फर्स्ट है मैं आपको बता देती हूँ, किसी को देखना हो तो देख लेना, कि जो हमारी जो फर्म है, फर्म की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 0.15 है, 0.15 है, कॉस्ट है 0.10। तो यहाँ पे आर ज्यादा है, के से आर ज्यादा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, हमारा जो ई इक्वल टू
जो हमारा ये कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। अर्निंग पर शेयर हमारा क्या है, 10 है, एक शेयर पे हमारी जो अर्निंग है वो 10 है। तो यहाँ पे इन्होंने फिर डीपी रेशियो निकाला है। हाँ, फर्स्ट इन्होंने अज्यूम किया कि अगर हमारा डीपी रेशियो क्या है, 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ना फिर वैल्यू निकाली है, क्योंकि यहाँ पे भी बात हमने की है ना कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो क्या करती है, जो मार्केट वैल्यू है उसको अफेक्ट करेगी। तो कैसे अफेक्ट करेगी, तो यहाँ पे जो प्राइस निकल के आया ना, जो आपने इसको सोल्व किया, ये वाला फॉर्मूला जो ऊपर मैंने अभी बताया था, वो फॉर्मूला लगा के जब सोल्व किया तो प्राइस से यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू निकल के आई पर शेयर आपकी 150 निकल के आई। जब हमारा आर किसके इक्वल था, के के, तो तब हमने क्या किया, तब हमारी जो मार्केट वैल्यू थी वो 100 निकल के आई। और जब हमने आर हमारा कम था के से, तो तब हमारा क्या निकल के आई, मार्केट वैल्यू 80 निकल के आई। तो जो डिविडेंड पॉलिसी है उसने जो मार्केट वैल्यू उसको अफेक्ट किया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है अफेक्शन, ठीक है। अगर अफेक्ट नहीं करते तो फिर हमारा सेम ही नहीं आती ना मार्केट वैल्यू। तो ये देख लेना भाई, किसी को डिटेल में करना हो तो ये डिटेल में भी है। ये वोल्टर का फॉर्मूला है, ठीक है, ये रहा आपका वोल्टर का फॉर्मूला। इसके बाद देखिए ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल है, अब इतना टाइम नहीं है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्डन मॉडल। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ गोल्डन मॉडल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गोल्डन मॉडल या फिर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी इसको बोलते हैं। तो ये मॉडल भी, इस मॉडल की भी हमारी कुछ अजम्पशन थी, उन पर बेस्ड था। तो यहाँ पे ये अजम्पशन गिवन आप देख लेना, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, ऑल इक्विटी फर्म है, नोट एक्सचेंज है, परपेचुअल अर्निंग से यहाँ से रीड आउट कर लेना, ठीक है, पॉज करके कर लेना इसको, यहाँ से यहाँ पे अभी वीडियो को आप पॉज करके और इसको देख लेना, ठीक है। मेन मैं आपको बता देती हूँ। फिर यहाँ पे आपके फिर आगे फर्दर कुछ अजम्पशन गिवन है। कांस्टेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रहेगी, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कांस्टेंट रिटेंशन रेशियो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट, ठीक है, के इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे आगे हम बात करते हैं गोल्डन मॉडल की। अगर हम बात करें, द क्रक्स ऑफ द गोल्डन आर्ग्यूमेंट इन द टू अजम्पशन, इन्होंने दो ये अजम्पशन ली, क्या, इन्वेस्टर आर द रिस्क अवर्स एंड द इन्वेस्टर पुट अ प्रीमियम ऑन अ सर्टेन रिटर्न एंड ऑन अदर हैंड दे डिस्काउंट द अनसर्टेन रिटर्न, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई अगर हम अर्निंग को क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, द मार्केट प्राइस वुड बी, इसको मैं अभी बताती हूँ। तो देखिए बेसिकली इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो आपकी गोल्डन की अप्रोच है, ये क्या बोलती है कि भाई जो इन्वेस्टर है ना राशनल है, ठीक है, अभी समझदार है, वे मतलब कि वे क्या करना चाहते हैं, वांट टू अवॉइड द रिस्क, अवॉइड करना चाहते हैं। रिस्क बेसिकली क्या है, द रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, कि भाई जो हम सोच के चलते, क्यों, क्योंकि भाई फ्यूचर तो अनसर्टेन है। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि भाई हम सोच के चले कि भाई पैसा बिजनेस के पास ही रहने दे और फिर ये कहीं इन्वेस्ट करेंगे या खुद अपने में इन्वेस्ट करके ज्यादा हमें रिटर्न मिलेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर हमारे क्या अनसर्टेन। देयर आर द टू पॉसिबल एक्शन, फर्म के पास दो पॉसिबल एक्शन क्या है, वन इट कैन डिस्ट्रीब्यूट द करंट डिविडेंड, या तो वो जो करंट डिविडेंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है, या फिर इसको क्या कर सकती है, रिटेन कर सकती है अर्निंग को फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसको क्या कर सकती है, होल्ड करके रख सकती है। अगर ये दोनों ही एक्शन फर्म के अगर हम बात करते हैं तो जो इन्वेस्टर वुड ऑलवेज प्रेफर द फर्स्ट, जो इन्वेस्टर है वो किसको प्रेफर करेगा, फर्स्ट को। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट एक्शन था कि जो करंट डिविडेंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट डिविडेंड एंड रादर देन इट रिटेन्ड बाय द फर्म, कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टर को रैशनल बोला, तो इन्वेस्टर क्या बोलता है, इन्वेस्टर ये बोलता है कि भाई फर्म के बाद दो ऑप्शन है, या तो अपने पास रख ले या फिर जो इन्वेस्टर है उनको डिविडेंड के रूप में बांट दे। तो जो इन्वेस्टर है वे पसंद करते हैं, वे प्रेफर करेंगे कि भाई हमें हमारा पैसा साथ के साथ करंट डिविडेंड हमें मिल जाए। क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए बोलते हैं कि भाई जो फ्यूचर है वो हमारा क्या अनसर्टेन है। तो यहाँ पे एक कहावत भी है कि जो अब वो जो ये आपकी अप्रोच है अंडरलाइन गोल्डन मॉडल ऑफ डिविडेंड रिलेवेंस इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ बर्ड इन हैंड अप्रोच। बर्ड इन हैंड अप्रोच का मतलब क्या, कि भाई जो हाथ में बर्ड है ना, ये उसको लेके चलते हैं कि भाई अगर बर्ड इन हैंड है वो बेटर रहेगा हमारे लिए देन टू इन बुश, ठीक है। वहाँ झाड़ियों में इधर उधर जो बर्ड है उनकी बजाय जो बर्ड हैंड में ना, मतलब कि जो पैसा हमारे पास है ना वो बेटर है कि भाई जो हम रिटेन करें उससे अच्छा। व्हाट इज द अवेलेबल एट द प्रेजेंट इज प्रेफरेबल, जो प्रेजेंट में अवेलेबल है उसी को हम प्रेफरेंस देंगे टू व्हाट मे बी अवेलेबल इन द फ्यूचर की बजाय। क्यों, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड मोर डिस्टेंट द फ्यूचर इज द मोर अनसर्टेन। जितना ज़्यादा दूर फ्यूचर रहेगा, ठीक है, मोर डिस्टेंट रहेगी फ्यूचर की, उतना ही वह अनसर्टेन होगा। तो इसलिए इन्वेस्टर वुड नेचुरली ट्राई टू अवॉइड द अनसर्टेनिटी। तो इन्वेस्टर क्या चाहते हैं, अनसर्टेनिटी है उसको अवॉइड करना चाहते हैं, और इसलिए वे चाहते हैं कि भाई अगर हायर प्राइस ऑफ शेयर
ऑन विच द करंट डिविडेंड आर पेड, इन फैक्ट दे वुड बी इंक्लाइन टू पे। तो वे चाहते हैं कि भी उनका जो शेयर्स रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर जो करंट डिविडेंड है वो उनको हायर रेट में उनको पे किया जाए, व्हेन दे वुड डिस्काउंट द वैल्यू ऑफ द फर्म विच पोस्टपोन द डिविडेंड। ठीक है, तो उनके कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर जो डिविडेंड है आप उसको करंटली डिविडेंड पे करोगे ना, तो जो वैल्यू ऑफ शेयर है वो भी आपका हाई रहेगा, और अगर जो डिविडेंड है ओमिशन ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगर किया जाएगा या पेमेंट ऑफ लो डिविडेंड होगा, वुड लोअर द वैल्यू ऑफ द शेयर। तो जो वैल्यू ऑफ शेयर है वो आपकी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो गोल्डन मॉडल है ये भी हमारा बेसिकली किस अप्रोच पर बेस्ड है कि भाई जो डिविडेंड पॉलिसी है वो अफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ शेयर्स या वैल्यू ऑफ फर्म। तो यहाँ पे फिर जो गोल्डन मॉडल है उसका फॉर्मूला गिवन है, आप लोग देख लेना, ठीक है, पूरा यहाँ पे। और फिर उसके बेस पे, इस फॉर्मूले के बेस पे याद करना चाहो तो कर भी लेना, फॉर्मूला में भी आ जाए तो ठीक है। अगर किसी के पास टाइम है कोई कर सकता है तो कर लेना, नहीं तो वैसे तो चांसेस तो नहीं है कि बेस स्टेट में आपके फॉर्मूले भी आ जाए ये गोल्डन मॉडल वगैरह के। ठीक है, इतना ही आपका आ सकता है कि भी कौन सा रिलेवेंट है कौन सा इरिलेवेंट है, और इतना हो सकता है भी कौन सा क्या बोलता है कि याद रख लेना। ग्रोथ फॉर्म हम किसको कहेंगे, और नॉर्मल फॉर्म हम किसको कहेंगे, और डिक्लाइन फॉर्म किसको कहेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, अगर हमारा आर ग्रेटर देन है, के से मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हमारी ग्रेटर है किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो वो ग्रोथ फॉर्म होगी। अगर दोनों इक्वल है तो नॉर्मल फॉर्म होगी, और अगर हमारी आर कम है किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो उसको हम डिक्लाइन फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर यहाँ पे इन्होंने एक इलस्ट्रेशन भी दे रखी है, अगर किसी को करनी हो तो इसको पॉज करके यहाँ पे देख लेना, मैं आपको पूरी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इलस्ट्रेशन है गोल्डन मॉडल के बेस पर। और इसके बाद फिर ये जो इलस्ट्रेशन इसका सॉल्यूशन भी गिवन है, और यहाँ पे फिर इन्होंने दिखाया भी है किस तरह से जो प्राइस है। देखिए जो फर्स्ट थी हमारी ये ग्रोथ फॉर्म है, देखिए इसको ग्रोथ फॉर्म कहेंगे आर ग्रेटर देन के, ये डिक्लाइन फॉर्म आर इक्वल टू के, और नहीं ये हमारी नॉर्मल फॉर्म आर इक्वल टू के, और ये डिक्लाइन है आर लेस देन के, हमारी क्या डिक्लाइन है। और यहाँ पे फिर इन्होंने दिखाया कि ग्रोथ फॉर्म में किस तरह से जो मार्केट शेयर की वैल्यू 400 है तो यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे हमारी 77 है। ठीक है, डिक्लाइन हमारी। फिर नेक्स्ट है जो कि हमारी लास्ट थ्योरी, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, थ्योरी ऑफ द इररिलेवेंस और डिविडेंड। वही जैसे इन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर में कहा था कि भी हमारी इररिलेवेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे ये थ्योरी भी हमारी इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड है। एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म प्रोवाइडेड बाय द मोदगिलानी एंड द मिलर, द क्रक्स ऑफ द हाइपोथेसिस इज दैट द डिविडेंड पॉलिसी द फर्म इज द पैसिव डिसीजन है। ये बोलता है भी कोई इस डिसीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिविडेंड दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, जो तो ये आपकी डिविडेंड पॉलिसी है ना फर्म की क्या पैसिव डिसीजन है, विच डज नॉट अफेक्ट द, देखिए आया ना यहाँ पे, विच डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट नहीं करता। द डिविडेंड पॉलिसी इज आ रेजिडुअल डिसीजन विच डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू द फर्म। वही है कि भी आपके पास पैसा बचा हुआ है, रेजिडुअल या रेजिडुअल इसको बोलते हैं, डिसीजन है आपका ये। इफ अ फर्म हैज सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, अगर फर्म को ये लगता है कि भी उसके पास तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो इट विल नॉट पे द डिविडेंड, तो उसको जो डिविडेंड उसकी पेमेंट नहीं करनी चाहिए, उसको रिटेन करके रखना चाहिए। दूसरी तरफ अगर फर्म को लगता है कि भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है इन फ्यूचर, इनएडवेट अपॉर्चुनिटी है, तो उस केस में जो डिविडेंड आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अर्निंग्स को। तो ये बेसिक बोलती है आपकी एमएम अप्रोच। इसकी भी कुछ एजम्पशन थी, वही परफेक्ट कैपिटल मार्केट यहाँ पे लेके चली है, और इसी के साथ ही जो इन्वेस्टर है वे रैशनल है, ठीक है, नोट एक्सीज है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, तो उसके साथ ही कोई भी फ्लोटेशन या फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपकी नहीं है। ठीक है, नो फ्लोटेशन और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। और फिर आपका हमारा जो सर्टेनिटी ऑफ द अर्निंग है। ठीक है, और इसी के साथ ही जो लॉजिक है, देखिए यहाँ पे लॉजिक भी गिवन है कि भी किस बेस पे इन्होंने ऐसा बोला, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, किसी को इंटरेस्टेड हो तो देख लेना। ठीक है, जो हमारी एमएम क्लेम दैट सीज द वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन इट्स अर्निंग, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो किस पे डिपेंड करती है, अर्निंग्स पे। कैपिटल स्ट्रक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो किस पे डिपेंड करती है, अर्निंग्स पे। एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिविडेंड डिसीजन, से आपकी इफेक्ट नहीं होगी। शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो इनडिफरेंट बिटवीन द डिविडेंड एंड द रिटेंशन, शेयर होल्डर्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट अस assume the situation where the adequate investment opportunity exists, there are the two possible alternative है। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, फर्म कैन रिटेन इट्स अर्निंग, या तो फर्म क्या करे, रिटेन कर ले अर्निंग्स को टू फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सेकंड फर्म कैन डिस्ट्रीब्यूट द अर्निंग टू द शेयर होल्डर्स एज द डिविडेंड एंड रेज एन इक्वल अमाउंट। देखिए अगर उसको एक दो क्या कर सकती है, फर्म में है जो अर्निंग है उसको अपने पास रख सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अभी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब जो कंपनी है भाई उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो पैसे की तो उसको रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट रहेगी, पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो अब कंपनी क्या करेगी, रेज करेगी एन इक्वल अमाउंट एक्सटर्नली थ्रू द इशू ऑफ द न्यू शेयर। तो अब कंपनी क्या करेगी, न्यू शेयर है इशू करेगी, इशू करके फिर उसके पास पैसा आएगा और जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम उसके लिए इफ द फर्म सिलेक्ट द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, अगर फर्म ने फर्स्ट ऑल्टरनेटिव लिया, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या था कि भी वो क्या करेगी, सारा का सारा पैसा अपने पास रख लेगी, नोट पे यानी डिविडेंड पे नहीं करेगी। तो इस केस में और इफ शेयर होल्डर्स, अगर शेयर होल्डर को कैश चाहिए, ही कैन क्रिएट अ होममेड डिविडेंड बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ हिज शेयर एट द मार्केट प्राइस। तो शेयर्स क्या कर सकते हैं भी, उनके पास से जो शेयर होल्डर्स है वो क्या कर सकते हैं, उनके पास जो शेयर है उसको सेल आउट कर ले, सेल आउट करके उनके पास कैश आ जाएगा, ठीक है। अगर उनको डिविडेंड नहीं मिला है तो शेयर होल्डर विल हैव द लेस नंबर ऑफ द शेयर्स ही हैज एक्सचेंज अ पार्ट ऑफ हिज होल्डिंग इन द फर्म टू अ न्यू शेयर होल्डर्स फॉर द कैश, नीदर द फर्म नोर द शेयर होल्डर्स loses or gain due to this transaction, the value of the firm remain the same due to the exchange of the share among the shareholders। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला, अगर जो कंपनी है वो क्या करती है, अगर वो डिविडेंड के रूप में रिटेन कर लेती है सारा पैसा, और जो शेयर होल्डर्स अगर उनको पैसा चाहिए तो वे क्या कर सकते हैं, मार्केट में जाके ना अपने शेयर, कुछ शेयर अपने बेच देंगे, तो जो शेयर होल्डर्स उनके पास पैसा आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सचेंज बोला कि भी एक्सचेंज आपकी चलती रहेगी और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर फर्म ने क्या किया, सेकंड ऑप्शन ऑल्टरनेट है उसको अडॉप्ट कर लिया कि भी उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए, इफ इट विल पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, को अगर डिविडेंड की पेमेंट कर दी, शेयर होल्डर गेट कैश इन देयर हैंड, अब शेयर होल्डर्स के हाथ में कैश आ जाएगा। बट द फर्म एसेट्स रिड्यूस, अब फर्म्स के एसेट्स रिड्यूस हो गई बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द, क्योंकि कैश बैलेंस तो कम हो गया ना। एज अ रिजल्ट अब इसकी वजह से जो प्रेजेंट वैल्यू पर शेयर है, वो प्रेजेंट वैल्यू पर शेयर वो अपने आप ही डिक्लाइन हो जाएगी। दस व्हाट इज गेन बाय द इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड विल बी न्यूट्रलाइज्ड कंप्लीटली बाय अ डिक्लाइन इन द, जैसा भी उनको उनके हाथ में कैश आया ना, कैश आने की वजह से वहीं पे आपका यहाँ पे इफेक्ट है वो नेग्लेक्ट हो गया। कैसे कि भाई अब जो वैल्यू थी ना शेयर्स की वो हमारी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ही विल बी इंडिफरेंट बिटवीन द, इसलिए इसमें बोला कि भाई रिटेंशन करो या फिर उसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जो डिविडेंड डिसीजन है वो आपका क्या है, इररिलेवेंट है, ठीक है। और जो फर्म आल्सो विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, फर्म भी आपकी अफेक्टेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट विल बी एग्जैक्टली ऑफसेट बाय द इफेक्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल शेयर कैपिटल। कि भी अगर ऐसा होगा, अगर पेमेंट की भी जाएगी तो उस केस में जो कंपनी है वो क्या करती है, एडिशनल शेयर कैपिटल इशू करके पैसा रेज कर लेती है, तो उसके पास फिर से पैसा आ जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। तो एक बार आप लोग भी रीड कर लेना अगर किसी को ना समझ में आया हो तो। इसी के साथ इसकी इलस्ट्रेशन भी गिवन है, किसी को करनी हो तो यहाँ से कर सकता है। इसने यहाँ पे इलस्ट्रेशन से और अच्छे से समझ में आ जाएगी ना किस तरह से इसने आप अपना जो इफेक्ट है वो दिखाया है कि वी वैल्यू फॉर्म पर कैसे इफेक्ट आपका नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये जो आपकी इलस्ट्रेशन है इसका सॉल्यूशन गिवन है, किसी को देखना हो तो देख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका मोदगिलानी मिलर अप्रोच जो कि थी आपकी डिविडेंड से रिलेटेड। ये आप यहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। ये यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी गिवन है तो इतना तो नहीं करने की जरूरत है। और इसी के साथ ही रखना जो आर्बिट्रेज प्रोसेस है वो आपकी किससे रिलेटेड है, वह है आपकी। तो ये था देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेसिकली 3 डिसीजन लेने थे और कितना टाइम लगता है ना 3 डिसीजन लेने में। तो फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन तीनों ही हमने कंप्लीट किए हैं आज की वीडियो में। तो इस तरह से जो आपके मेन टॉपिक थे एफएम के, मेन यही है भाई, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और किसी को डिटेल में करने हैं तो आपके पास कोई भी बुक हो, एमकॉम की या फिर बीकॉम लेवल की कोई भी बुक है तो आप उसमें से इसको पूरा डिटेल में भी कर सकते हो अगर आप लोगों के पास टाइम है। नहीं तो जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया कि बीन के अंदर क्या है, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से आपका क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो एक बार इसको वीडियो को अगर ना समझ में आए तो 2 बार देख लेना और नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से रीड आउट कर लेना। तो ये था आज की वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इसी के साथ ही कोई टॉपिक अगर बचा हुआ है तो सजेस्ट कर देना, बता देना, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो मिल जाएगी। और जितना उसके उतना वीडियो को शेयर करना और अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करते रहिए, ठीक है। अपने आप पर विश्वास रखिए भी, हमें अपना एग्जाम क्रैक करना है तो करना है बस, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।